आजाद भारत में 12 मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं। इस आजाद भारत में इसको भी हमको ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने वोटिंग राइट्स पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। महिलाओं ने सिर्फ फ्रेंचाइज पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। किसी ने आधी शताब्दी तक संघर्ष किया, किसी ने पूर्ण शताब्दी तक संघर्ष किया। लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि हमको फर्स्ट जनरल इलेक्शन में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया। यह हमारी सोच दर्शाती है। और ऐसा नहीं है, सबका योगदान है। 1931 में सरोजिनी नायडू जी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि हमें फ्रेंचाइज मिलना चाहिए। और उस उन्होंने वाक्य लिखा था, वी डू नॉट वांट टू बी नॉमिनेटेड, वी वांट टू बी इलेक्टेड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। और हमें यह भी सौभाग्य है कि बहुत देशों से पहले हमें प्रधानमंत्री भी महिला इस देश को बहुत पहले मिल गई, कई अन्य देशों से पहले। इसलिए हमारा नजरिया बेचारा, अबला, बेचारी नारी ऐसा कभी नहीं रहा। हमेशा हम लोगों ने उनको एक विशेष स्थान देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 15 महिलाएं थी जिनका विशेष योगदान संविधान के निर्माण में रहा। और आज हमारे 102 एमपीज हैं यहां पर महिलाएं, जो अपने सशक्तिकरण के कारण दे आर इलेक्टेड और वो इलेक्ट होकर के आई हैं। यह भी हमको बताता है कि महिलाओं ने किस तरीके से, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, एविएशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब में नारियों ने अपना योगदान किया है। इसलिए जब हम नारी शक्ति वंदन विधेयक को लाकर उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ धारणाएं हम बदल दें, और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं। रिसर्च ने यह बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने यह भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी वाले विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है। मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बनकर के बीजेपी ग्रुप का नेता बना था। उस समय पंचायतों में रिजर्वेशन हुआ था विमेन का, और जब हम समाज में घूमते थे तो पता नहीं पुरुष प्रधान समाज क्या क्या बातें करता था। ये कुछ नहीं कर सकेंगी, ये तो पता नहीं सरकार ने क्या सोच लिया है, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, ये क्या जाने। इस तरह की बातें हमको सुनने को मिली थी। मैं इसका फर्स्ट हैंड विटनेस हूं। लेकिन महिलाओं को पंचायत में बराबर का स्थान मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब रिसर्च ये बताती है कि विमेन आर मोर एक्सेसिबल देन मेन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिसर्च बताती है कि कलेक्टिवली नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई है। अब यह बताती है कि द करप्शन लेवल इज लेस वेयर देयर आर विमेन रिप्रेजेंटेटिव। यह भी बात समझ करके मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन जो रिसर्च की दृष्टि से अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च आई है, और यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च ने यह कहा कि वाटर स्केर्सिटी में काम करने में और वाटर स्केर्सिटी को दूर करने में महिलाओं के नेतृत्व में 62% ज्यादा काम हुआ है इस तरीके की रिसर्च में। इसलिए उनकी कैपेसिटी, और आप तो जानते ही हैं कि महिलाएं घर चलाती हैं, इसलिए बजट का भी जितना उनको ज्ञान होता है और जितनी सेंसिटिविटी होती है वो हम सबको मालूम है, अपने घरों में भी हम सबने देखा।
इसलिए उनकी कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल सेंस, इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उसमें आज लगभग 14 लाख से ज्यादा महिलाओं का पंचायती लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है ऑन डिफरेंट लेवल्स, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को, ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया है, सब लोगों के योगदान से हुआ। और एक लंबी जर्नी, अब जब लंबी जर्नी उसमें से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बात बताऊं मैं आपको, माननीय नड्डा जी, जब चारों तरफ देखते हैं तो जब नई नई पंचायत व्यवस्था आई थी और गांव में जाता था तो पूछता था कि आप कौन है, मीटिंग में आते थे, कहते थे मैं सरपंच पति, मैं प्रधान पति, मैं जिला प्रमुख पति। ये कल्चर चालू हुआ था, वो कल्चर अब खत्म हो गया है जी, एंड दैट यू कैन सी ऑल अराउंड। यस, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो। इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी करती है। उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो, अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए, और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं आप अपनी बात कहिएगा, मैं इसलिए इफ दिस इज द वे एंड इफ दिस इज द ओनली वे एंड इफ दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, दिस इज द वे जिस रास्ते से हमको जाने की आवश्यकता है। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन वांट्स टू इंटरवीन फॉर अ मिनट, प्लीज। सर खड़गे जी, प्लीज। क्या बोलना है इसका जवाब? इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये
31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं। मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। एक मैं यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकंड सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकंड प्लीज सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, सभापति जी, one second, sir. We are the upper house. We are the house of elders. If there is a reflection that there is a legal working mechanism, a constitutional process, then rather than play the other way around, we have to look into the real legality of it. And he is focusing on legality of it. Please go ahead, sir. सभापति जी, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का है। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसा है आप लोगों ने ये जो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया, क्योंकि शासन करने नहीं आया। 20 साल से कोशिश करते हैं। अगर शासन करने आता तो अगर आपको ये मालूम होता कि कुछ नियम कानून भी चीज है, अब नो आई एम नॉट गोइंग टू यील्ड, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो आई एम नॉट गोइंग टू, नो सर, प्लीज, नो सर, प्लीज, खड़गे जी, नो प्लीज, ही इज नॉट यील्डिंग, ही इज नॉट यील्डिंग, तो मैं ये बोल रहा he is था, not yielding, no, he is not yielding, I gave you time when he yielded, he is not yielding, मैं please ये बोल continue, रहा था कि please continue, no, nothing will go on record, except what Mr. Narendra, nothing will go on record, वेणुगोपाल बैठ जाओ no, यार, he is not yielding, no, ऐसा है, खड़गे जी, मैंने please, फिर please. कहा, मैं फिर कहता हूं कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते, और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। मैं फिर आपसे बोलूंगा, मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। आज अगर लोकसभा में हमारे 42 एमपी हैं, राज्यसभा में 14 एमपी हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स 10 महिलाएं हैं, और हमारे यहां हम पहली पार्टी हैं और अकेली पार्टी हैं जो संवैधानिक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं हर समिति में। एवरी कमिटी, राइट फ्रॉम नेशनल कमिटी टू द बूथ कमिटी, इन एवरी कमिटी 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन होता है। और हम सबको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर मैडम सुषमा स्वराज, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी, और फर्स्ट विमेन मेंबर इन द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें भी फर्स्ट विमेन मंत्री। यानी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, यह बात
हमारे सामने में आती है, वो तो मैंने आपको मैंने पहले ही बोल दिया, मैं नहीं बोला। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ऐसा है, कुछ लोग आत्मस्तुति में इतने ज्यादा रहते हैं कि अपना छोड़ करके कुछ और सुनना चाहते ही नहीं है। मैंने खुद बोला, ये क्या बोलेंगे, मैंने खुद बोला कि दिस कंट्री हैज सीन प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर बिफोर मेनी कंट्रीज। हमने कहा, मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम चलाए गए, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के लाल किले के प्राचीर से, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, he had said that हम स्वच्छता अभियान, दीपेंद्र बैठ जाओ, No disturbance. Please sit down. बेटी बचाओ बेटी This is पढ़ाओ। not the way to conduct in the house. You are a senior member. Please sit down. No, I will not bear this. बेटी बचाओ Don't बेटी go in that पढ़ाओ direction. और Have some स्वच्छता अभियान, positivity. Please sit down. Sorry. इसके बारे Don't में force my hands. इसके बारे में जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, जब कहा तो उस समय राजनीतिक लोगों ने कहा था ये बड़ा गैर राजनीतिक की क्या सस्ता की बात प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लड़कों की चिंता करते हैं, लेकिन हम लड़कियों के बारे में चिंता नहीं करते हैं, हमको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। इस पर भी बहुत कटाक्ष हुए थे। लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ लेवल हम 19 पॉइंट बढ़ करके आगे आए हैं, 19 पॉइंट्स हम आगे बढ़े। उसी तरीके से ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 18%, 18% बढ़ गया है। उसी तरीके से फर्स्ट टाइम देश में सेक्स रेशियो टोटल पॉपुलेशन का, आउट ऑफ 1000 मेल, फीमेल्स आर 1020, फीमेल का सेक्स रेशियो बढ़ गया। ये आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम सबको ध्यान में आता है कि हम सबको उसका क्या फायदा करना है। जहां तक स्वच्छ भारत का सवाल है, 11 साढ़े 11 करोड़ इज्जत घर बनाना, मैं यहां बोलना चाहता हूं, 50 साल से ज्यादा आप राज किया आपने। हम लोग भी जब नेशनल हाईवे पर जाया करते थे तो झुंड की झुंड महिलाएं अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए हाईवे से गुजरती हुई हम देखते थे। हम देखते थे कि वो सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी, क्योंकि उनको अपना दैनिक नित्य कर्म उससे पहले करना होता था। क्या स्थिति थी और संख्या क्या थी? 12 करोड़। कभी सोचा नहीं था, कभी समझा नहीं था कि ये कैसी समस्या है। समझते भी कैसे? अगर सिल्वर स्पून से के साथ पैदा होते हैं, वो क्या जाने गरीब का दर्द, वो समझते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं कि गरीब का दर्द क्या है और गरीब बहन की तकलीफ क्या होती है। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया गया है। 12 करोड़ बहनें जब हम बोलते हैं तो 12 करोड़ चिल्ड्रन भी साथ में जुड़ते हैं, 12 करोड़ फैमिलीज भी साथ में जुड़ती हैं। किस तरीके का उनके साथ बर्ताव होता था, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स होते थे, वो सब हम सबको मालूम है। उनको इज्जत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया और प्रधानमंत्री जी को उसके लिए सम्मानित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे 69% ओनरशिप जॉइंटली या इंडिविजुअली महिलाओं के पास है, महिलाओं को भी। एलपीजी गैस कनेक्शन
मैं हिमाचल के गांव से आता हूं। मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने गांव को कितना देखा होगा, लेकिन हमारे यहां गांव में बहनें सुबह 4 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी का बोझा लेकर के आती थी, सुबेरे उस लकड़ी को जलाती थी। और कच्ची लकड़ी को जलाना कितना कठिन काम है और कितना धुआं निकलता है उसमें से, उसका अंदाजा लेना चाहिए। आंखों से पानी आ जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे। इस तरीके का जीवन जीती थी हमारी बहनें। आज एलपीजी गैस कनेक्शन के कारण, और एलपीजी गैस कनेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो उसकी भी संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है। यानी 9 करोड़ लोग, 9.58 करोड़ बहनें जिनको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया, और उसके माध्यम से उनको आज वो 5 मिनट के अंदर पतिदेव को भी चाय पिलाती हैं, घर को संभालती हैं, और उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं जल जीवन योजना के बारे में, मुझे याद है पहाड़ों में बहनें 2-2 किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरकर पानी लेने के लिए, एक घैला पानी लेने के लिए 2-2 घंटे लगाती थी। नीचे जाना, पानी लाना और फिर चढ़ाई चढ़ करके घर पहुंचना। ये परिस्थिति हमने देखी है। आज जल जीवन मिशन में 10 करोड़ घरों को और 68% हमारा पानी का कनेक्शन का कवरेज दिया जा रहा है। मुद्रा योजना 70% लोन्स उसमें सैंक्शन हुए। ट्रिपल तलाक एक सामाजिक बुराई, और उसमें भी मैं बता दूं, जो आकाएं लंबे समय तक राज करते रहे उनको मालूम होना चाहिए, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन पाकिस्तान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन ईरान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन इराक, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन सीरिया, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन इंडोनेशिया। ये सब मुस्लिम और मुस्लिम डोमिनेटेड देश रहे, लेकिन हमारा भारत ट्रिपल तलाक चला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था, उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। आज ट्रिपल तलाक खत्म हो गया और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत से जीने का अगर अधिकार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उसी तरीके से धरती से चंद्रयान को साउथ पोल पर लैंड करने वाले स्थान को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव शक्ति के नाम से पहचाना। वहां भी शक्ति महिलाओं को जोड़ने का और उसकी बात को कहा गया है। मैं इसके साथ साथ यह भी बोलना चाहूंगा, टाइम में से बोल रहे हैं। मैं यहां यह भी बोलना चाहूंगा कि ये सारी महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसी में आज एक नई कड़ी जुड़ रही है, और वो है महिला शक्ति वंदन का विधेयक को पास करना। मैं सभी से तो अपील करूंगा ही, लेकिन इसके पहले कुछ और विषय भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक चर्चा आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चर्चा चल रही है कि ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया, ओबीसी की चिंता नहीं की गई, ओबीसी के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। ठीक है, राजनीति में इस तरीके के वक्तव्य चलते हैं, और वक्तव्य चलते चलते यहां तक पहुंच गया कि 70 सेक्रेटरी में 3 ही शायद ओबीसी। अब मैं इसमें सिर्फ ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा, मैं ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा कि कालेलकर की रिपोर्ट नेहरू जी के टाइम की कहां पड़ी हुई थी? मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहां पड़ा हुआ था? क्या हुआ उसका? क्या कर पाए उसको? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी।
अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। ये परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। लेकिन मैं यहां ये बताना चाहूंगा, इस देश को सर पॉकेट में हाथ रख करके भोला नहीं जाता है। सर, पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। नो, पार्लियामेंट्री एटिकेट्स नहीं है। सर, ये भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस, और भैया मैं कांग्रेस की बात, दूसरा आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं, 27 मंत्री, और हमारे एमपीज। मैं सर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देवेगौड़ा जी हमारे हैं। ओबीसी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनता दल, आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस। That first Prime Minister has been given by NDA OBC, that is Narendra Modi, by NDA. Never Congress has given. मैं OBC, मैं आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो हैं उसमें 40% ओबीसी के हैं। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% MPs are from OBC community. Out of 1,358 MLAs, we have 27% OBCs. And I repeat that among the MLCs, 163 हमारे MLCs हैं, जिसमें से 40% OBC है। यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये, और देखिए
और देखिए, हाँ हाँ है, मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं। अगर लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो आपसे कहीं ज्यादा हम निकल जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसलिए, और आप ओबीसी की बात करें, आप ओबीसी की बात करें, जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे, और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा, ये इस तरह की बातचीत है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, सब लोगों का साथ मिलना चाहिए, सबकी सद्बुद्धि आए, सब लोग मिलकर के चलें, नारी सशक्तिकरण में अपने आप को जोड़ करके चलें और इस काम में अपना योगदान करें। और हम ओबीसी समर्थक होते हुए समाज को, सबको साथ लेकर के चलने की बात कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इसका मैं समर्थन करता हूं और सबसे समर्थन करता हूं। सुश्री डोला सेन, मैम, 9 minutes. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on women reservation in my mother tongue, Bangla. And thanks to my party, All India Trinamool Congress, and my respected leader, Honorable Mamata Banerjee, for giving me chance to be in the Council of States, Rajya Sabha, for the 3rd term, so that I gain chance to take part in policy-making debates over here. 9.5 বছর রাজত্ব করার পর হঠাৎ 24-এর লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে উইমেন রিজার্ভেশন নিয়ে সংবিধান সংশোধনে বর্তমান শাসক দল দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। কাল রাত প্রায় 10টা পর্যন্ত লোকসভা চলেছে, আজও রাজ্যসভা তাই হবে বোধহয়। বুরা মত মানিয়েগা, বাংলা में एक कहावत है, ভোট বড় বালাই। ইলেকশন কি কম্পালশন है भाई? Somehow opposition unity and India alliance নিয়ে treasury bench is worried। তাই ইলেকশন স্টান্স আসছে পরপর। নতুন পার্লামেন্ট ভবন উদ্বোধন হলো। हमारा तो आदत ही हो गया था कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट आते हैं, लेकिन संसद हाउस के अंदर बहुत कम आते हैं, हाउस के अंदर बोलते और भी कम। वो दुख भी इस बार पहले 2 दिन में 4 बार सुनने के बाद चले गए। और विमेन रिजर्वेशन को लेकर नारी शक्ति बंधन बोल के पास कराना है। वी विल अप्रिशिएट, बेटर लेट देन नेवर। 9.5 साल ही सही, थोड़ा विलंबित सोच ही सही, we will certainly support women reservation bill in this house with all our criticism। তবে একটা কথা, সংসদের 2 কক্ষে এই ক্রেডিট ট্রেজারি বেঞ্চ এবং মোদিজির একার বলে যেভাবে দাবি করা হচ্ছে, সরি টু সে, এই ক্রেডিটটা কিন্তু তাদের একার নয়। বহুদিন ধরে এই প্রচেষ্টা চলছে। 1992-তে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার মহিলাদের 1/3 সংরক্ষণ বিল সংসদে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। লোকসভা ও বিধানসভার জন্য 1/3 উইমেন রিজার্ভেশন পাশ হয়নি এতদিন। 1996-এ সিপিআই এর এমপি গীতা মুখার্জি এই বিল সংসদে পেশ করেছিলেন, পাশ হয়নি। কিন্তু যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন হয়েছিল তাকে হেড করেছিলেন গীতা মুখার্জি। ওই কমিটিতে আমাদের মমতা ব্যানার্জিও ছিলেন, যিনি 1998-তেও সংসদে এই দাবি তুলেছিলেন এবং আরও বারবার তুলেছেন। 2010-এ রাজ্যসভায় পাশ হলেও লোকসভায় হয়নি। सुषमा स्वराज जी भूमिकाओं এই বিলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। हम तहे दिल से गीता दी, सुषमा जी और दीदी को नमन करना चाहते हैं। দ্বিতীয়ত, ইলেকশনের চিন্তায় উইমেন রিজার্ভেশন বিল পাশ হবে এখন, কিন্তু তা বাস্তবে এখন আসবে না। প্রতি 10 বছর অন্তর যে সেন্সাস বা জনগণনা এদেশে হয়, যা করার কথা ছিল 2021-এ, এই শাসক দল তা করেনি এখনো। मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए वो सेंसस और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन सब होगा 26 के बाद। 27, 28, 29 भी हो सकती है और भी देर हो सकती है। ये नारी शक्ति वंदन पास करा के और एक जुमला तो नहीं बन जाएगा ना, जैसे एनपीआर, एनआरसी, सीएए जबरदस्ती पास करा के अभी इंप्लीमेंटेशन का दम नहीं है, वो जुमला हो गया। किसान बिल सबको सस्पेंड करके पास करा के वापस रिवोक हो गया, जुमला। लेबर कोड को पास करा के अभी रूल फॉर्मेशन नहीं करने का जुमला। कालाधन वापस की जुमला। हर एक को 15 लाख तनख्वाह बैंक अकाउंट में देने का जुमला। साल में 2 करोड़ नौकरी देने का जुमला। इस लिस्ट में ये विमेन रिजर्वेशन भी जुड़ेगा क्या? डर लगता है, ভয় লাগে, বড় ভয় লাগে। আমরা মনে করি নারী হলো অর্ধেক আকাশ,
অর্ধেক জনসংখ্যার বেশিরভাগই খুব কষ্টে থাকেন, বেশিরভাগই দারিদ্র্য সীমার নিচে, জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় উন্নতির ধারে কাছেও ওই মেয়েরা নেই। তাই প্রতিটি ঘরের ঘরের যে অর্থনীতি তা গত 50 বছরে এখন সবচেয়ে তলানিতে সারা দেশে। বাড়ির মেয়েরা সবচেয়ে ক্রাইসিসে। নোটবন্দিতে 3 মাস আমাদের নাগরিকেরা ব্যাংকে লাইন দিয়ে হয়রানি হয়ে 150 জন চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে, কিন্তু ঘরে ঘরে আমাদের মা দিদিমাদের লক্ষ্মীর ঘট, চাদর, বিছানা, তোষকের নিচে রাখা তিল তিল করে জমানো টাকাগুলো কারেন্সি চেঞ্জ হয়নি। ডিমনিটাইজেশনে মেয়েরা তাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। কোভিডে সবচেয়ে বেশি কাজ হারিয়েছেন, বিপর্যস্ত হয়েছেন মেয়েরা। প্রাইভেটাইজেশন, কর্পোরেটাইজেশন, ডিসইনভেস্টমেন্টের নতুন পলিসিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বা বেরোজগার, বেচে দেওয়া, বিক্রি করে দেওয়া প্রফিটেবল পিএসইউ, রেল থেকে ভেল, সেল থেকে বিএসএনএল এর মহিলা কর্মীরাই বাকি সব কর্মীদের সাথে। তাই শুধু রিজার্ভেশন নয়, সমাজের সব স্তরে মেয়েদেরকে এগিয়ে আনার গুরুত্ব, মেয়েদের এমপ্লয়মেন্টের গুরুত্ব, মেয়েদের সামাজিক সম্মান ইন অল রেসপেক্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে এই উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য শুধু উজালা গ্যাস, 5 কেজি আনাজ, स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट और जनधन मुद्रा योजना और महिलाओं को देवी बोलना ये যথেষ্ট नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। 24 ঘন্টার জীবনে মেয়েদের সশক্তিকরণের জন্য ট্রেজারি বেঞ্চকে অনুরোধ করব, বাংলায় চলে আসুন প্লিজ। আমাদের দিদি আছেন, ওনার থেকে শিখুন, তাতে দেশের উপকার হবে, মানুষের উপকার হবে, দেশের মেয়েদের উপকার হবে। যেমন দিদির কন্যাশ্রী দেখে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও করা হয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী দেখে আয়ুষ্মান ভারত, কৃষক বন্ধু প্রকল্প দেখে পিএম কিষাণ নিধি যোজনা, তেমনই নারী শক্তির বন্ধন সত্যিই করতে গেলে ওনার উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট দেখে শিখুন প্লিজ। তিনি শুধু আজ দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নন, 27 বছরে 7 বার তিনি এমপি জিতেছেন, 6 বার কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়েছেন, এখন পরপর 3 বার বিপুল জিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সমাজের অনেক নিচ থেকে কষ্ট করতে করতে, মার খেতে খেতে মরে না গিয়ে লড়তে লড়তে শুধু এমএ বিএ এলএলবি পাশ করেননি, কোন পুরুষ রাজনীতিবিদের কন্যা, স্ত্রী বা কোটায় নয়, সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় নিজেকে এই উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আর এখন সমাজ সংস্কারক হিসেবে সংবিধান বর্ণিত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বইয়ের পাতা থেকে প্রতিটি মানুষের জীবনে পৌঁছে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত, রোজ রোজ, প্রতি মুহূর্তে। আমাদের বাংলায় শুধু পঞ্চায়েত, পৌরসভায় 33%ই নয়, 50% রিজার্ভেশন অর্ধেক জনসংখ্যার জন্য। লোকসভা এবং বিধানসভাতেও 33% থেকে অনেক এগিয়ে 40 to 45%। मेरा रेफरेंस भी ले सकते हैं आप। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मेल डोमिनेटेड सेक्टर ट्रेड यूनियन में मेरे को पिछले 12 साल में दीदी ने 10 बरस स्टेट प्रेसिडेंट और 2 साल से ज्यादा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बना के रखे हैं। आई एम ऑनर्ड। ये उदाहरण भी उतना नहीं है कहीं भी। আমাদের সোশ্যাল সেক্টরে মেয়েদের জন্য তো বটেই, এত কাজ পৃথিবীর কোথাও হয়নি যা বাংলায় দিদি করছেন। উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের 5টি গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের ভিত হচ্ছে এডুকেশন, হেলথ, সিকিউরিটি, ফিনান্স অ্যান্ড ইমোশন। একটা উদাহরণ দিই, মা গর্ভবতী হলে মাতৃমা পোর্টালের মাধ্যমে 1.25 কোটি মেয়ে রেগুলার চেক আপ, 7.5 লাখ প্রসূতি মাকে সব রকম চিকিৎসা, বাড়ির পরিবর্তে হাসপাতালে যথাযথভাবে সন্তানের জন্ম দিয়ে প্রসূতি মৃত্যুকে প্রচুর কমানো গেছে। 11 সালে 68.10% থেকে 99% ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারির ফলে মেটার্নাল মর্টালিটি রেট হ্যাজ কাম ডাউন ফ্রম 117 in 2011 to 109, much below from national average of 113. আইসিডিএস সেন্টারে 70 লাখ বাচ্চার সাথে 13 লাখ গর্ভবতী মা, সদ্য মায়েরা প্রতি মাসে 26 দিন ধরে রান্না করা পুষ্টিকর খাবার পান। কন্যাশ্রী প্রকল্পে অক্টোবর 2013 থেকে K1 এ প্রতি বছর 1000 টাকা 5 বছর ধরে, K2 তে 18 বছর বয়সে এককালীন 25,000 টাকা, K3 তে ইউনিভার্সিটি লেভেলে 300 crores rupees স্কলারশিপ অলরেডি স্পেন্ট ফর হায়ার এডুকেশন ফর গার্লস স্টুডেন্টস। রূপশ্রী প্রকল্পে গরিব মধ্যবিত্ত মেয়েদের বিয়ের জন্য 25,000 টাকা টিল ডেট, 15 লাখ মেয়ের জন্য। 27 লাখ বিধবা বোনেরা, উইডো বোনেরা 1000 টাকা মাসিক ভাতা পান। 16 লাখ ওল্ড এজ পেনশন, বার্ধক্য ভাতার মধ্যে 15 লাখই মহিলা। আগে এনারা 300 টাকা 400 টাকা পেতেন, এখন 1000 টাকা পান। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে 25 থেকে 60 বছর বয়স পর্যন্ত যে মান্থলি ভাতা পান, তাতে শুধু 22-23 অর্থবর্ষেই 8000 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত হয় পরিবারের কর্ত্রীর নামে, 5 লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ পান বাংলার মায়েদের পরিবার। 12 লাখ সেলফ হেল্প গ্রুপ যারা স্বনির্ভর, 10,88,000 স্বনির্ভর গ্রুপ
88,848 কোটি টাকা পেয়েছে। মেয়েদের জন্য বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় 49টি নতুন মহিলা থানা তৈরি হয়েছে। স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পে 40,000 স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে যারা আত্মরক্ষায় বলিয়ান। কর্মাঞ্জলি হোস্টেল হয়েছে ওয়ার্কিং মেয়েদের জন্য অনেক জায়গায়। এই জন্যই তো বলে হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো, দ্যাট ইজ ভারত থিংস টুমরো। আর শুধু বাংলাই নয়, দিল্লির মেয়েদের জন্য ফ্রি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, কর্ণাটকের গৃহলক্ষ্মী, পাঞ্জাবের স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম থেকেও শিখুন। বাংলার দিদিকে আর সারা দেশের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের বন্ধুদের উদ্যোগগুলোকেও ফলো করলে দেশের মেয়েরা আরো এগোতে পারবেন। অমৃতকালের কথা বলা হয়েছে এই বিলে। এই প্রসঙ্গে বলি, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের মেয়েদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা ছিল। ফাউন্ডিং ফাদারই শুধু নয়, এদেশে ফাউন্ডিং মাদারের সংখ্যাও কম নয়। আপনাদের পূর্বসূরীরা হয়তো স্বাধীনতা সংগ্রামে সেভাবে ছিলেন না, তবুও বলছি এই অমৃতকালের নারী শক্তি বন্দন, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টে আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মত্যাগী, আত্মবলিদানকারী মহিলাদেরকে, প্রাতঃস্মরণীয় নমস্য নেত্রীদেরকে উৎসর্গ করতে পারি, তাই না? সরকার পক্ষ যদি একটু ভেবে দেখেন। আর একটি কথা বলবো দুঃখের এবং লজ্জার, মণিপুর একমাত্র রাজ্য যেখানে এই উইমেন রিজার্ভেশন অলরেডি 50% অনেক দিন ধরে, ফ্রম লং ব্যাক। সেই উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টে এগিয়ে থাকা মণিপুরের মায়েরা বোনেরা অসম্মানিত, নাগরিক অধিকার বাঁচার অধিকার ভুলুণ্ঠিত। 6 মাস হয়ে গেল। ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্ট কবে যে দায়িত্ব নেবেন? রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে শেষ করব। এই বিলকে সমর্থন করে Now I'll call other speaker, please. Dr. Kanimoji, please. মেয়েদের জন্য Please, time is there. অবশ্যই Please, আমাদের please, জন্য please sit. সংকোচেরও বিহ্বলতা, নিজেদের please conclude. সংকটেরও কল্পনা Thank you. ম্রিয়মান। Thank you. আপনা মাঝে শক্তি ভরো, Thank you. মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়। Thank you sir. Thank you. Dr. Kanimoji, you have 10 minutes. Honorable Vice Chairman, sir, first of all, I express our support towards the Women Reservation Bill under the leadership of our Chief Minister, Talabadi M.K. Stalin, yesterday, today, and forever. But for our beloved leader, Dr. Kalaignar, I would not be standing before this august gathering. He is an embodiment of the greatest leaders and has been a symbol of empowerment of women in the world. Tandai Periyar, who is a visionary social reformer who fought for the rights of women a century back, he has proclaimed that only a society which with the slavery of women can grow, and that is the real growth. He always said, பெண்களிடம் இருந்து கரண்டியை பிடிக்கிவிட்டு புத்தகத்தை கொடுத்தால் போதும், which means from the kitchen to the classrooms for the women, which had been the Dravidian movement vision from the early 1920s. From the time immemorial, Tamil Nadu has the glorious tradition of recognizing the importance of empowering women. We had the empowered women in the Sangam age even about 2000 years ago. The Tamil poetess Avvaiyar and the two most celebrated epics of Tamil literature, Silappatikaram and Manimekalai, glorify the power of women during the Tamil Sangam period. Kannagi and Manimekalai are revered like the goddess, and along with poetess Avvaiyar are the testimonial for the greatness of womanhood in making the enlightened society. Women's reservation is a matter of right and not a favor to us. Tamil poet Bharatiyar has proclaimed 100 years back. He also hailed the bravery and character of women as Aanum Pennum Nigarane Kolvadal Ariviyalogi Ivayam Tarakumam, which means if we consider men and women equal consciously, then that society flourishes. As you all believe the concept of Ardhanarishwara, who gave half of his body to women, according to that belief, without women power, there is no life. This is the concept of life. Sir, our Indian Constitution has conferred and guaranteed equality before law, universal adult franchise, and equal opportunities for men and women as fundamental rights. I would like to take this august house way back to 1921 to remind the right to vote for women was given by Justice Party in Mirzra's presidency, followed by 1927 in Tamil Nadu as its first representation by the women Dr. Muthulakshmi Reddy, who was empowered with education. In 1996, the UPA won along with the party DMK. The Women's Reservation Bill was brought about, which could not be passed at that time, which nobody could forget. In 2010, UPA 2, along with the DMK party, passed the Women's Reservation Bill in Rajya Sabha. Now the current government is presenting the same bill after 9.5 years of its regime, when they could pass the controversial bills like the Farmers' Bill,
the CAA bill, the Kashmir bill, the EWS 10%. Even last evening, the central government announced where NEET PGs could even get 0 marks and they get their post-graduation seats secured in the country. The government have done their homework on the women's reservation bill. It could have been done in a better way. Our party DMK played a role in passing the resolution in providing 50% of reservation for women representatives themselves in urban local bodies. Tamil Nadu is the first state to do so in this India. Under the dynamic leadership of our successive chief ministers of Tamil Nadu, right from Aringer Anna, Tamil Nadu stands first in many initiatives for the welfare and the development of women. Muttamil Aringer, Dr. Kalaignar passed a law to ensure that women have legal rights over their ancestral property decades ago. Dr. Kalaignar is one who increased the financial support for several women through welfare schemes decades ago. Today, we have all women police station, women commandos that has clearly shown the world the ways to achieve the empowerment of women. The government of Tamil Nadu, under the dynamic leadership of Dr. Kalaignar, has framed various policies, designed specific interventions, and implemented many programs to empower women. Some of them are Periyar Ivera Nagamai scheme, free coaching exclusively for women students, entrepreneurship awareness program, Tamil Nadu Corporation for Development of Women, establishment of self-help groups for sustainable economic growth, the Entrepreneurship Development Training Program for Women, Skill Upgradation Training Program are some of the path-breaking schemes implemented in Tamil Nadu under the guidance of our beloved leader, Dr. Kalaignar. The nation and its growth is in the hands of women, and all-around efforts are being made by the DMK regime for their empowerment. The Dravidian movement growth is all-inclusive, and it includes both men and women. Nothing is planned excluding women in Tamil Nadu. Following the footsteps of trio of social justice and Dravidian model, Thandai Periyar, Peraringer Anna, Muttamalingar, Dr. Kalaignar initiatives and schemes for women empowerment are being implemented by the DMK government. Continuing the legacy of the Dravidian movement and the Dravidian model of governance, today under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu through MK Stalin, improved upon women welfare schemes that are being implemented in Tamil Nadu over the last 5 decades. Equal rights for women and family properties since 1989. Increase in reservation for women and government jobs to 40%. Dr. Muthulakshmi Reddy maternity benefit scheme aimed at ensuring maternal nutrition. Schemes for education, marriage, assistance and remarriage. Fare free travel for women in government-run city buses. The Muvalu Rama Amirdam Ammayar Higher Education Assurance Scheme provides ₹1,000 financial assistance to girls till they complete the recognized course. The government of Tamil Nadu has launched the Grand Social Welfare Initiative for Women, Kalaignar Magali Urimai Thogai Dittam, on September 15th. Through this scheme, monthly financial assistance of 1,000 is being provided to 1.6 crore eligible women in the state of Tamil Nadu. The plethora of welfare programs has engineered the empowerment of women in Tamil Nadu. Under the Dravidian model of social justice, led all-inclusive growth is implementing more schemes for education, social justice and women and its rights. Tamil Nadu is a role model state in the country, and full credits goes to the Dravidian movement and the Dravidian model government by our extraordinary leaders. No state in India can boost such an overall growth of women in all walks of life rather than Tamil Nadu. Be it education, employment and empower is the key to our success. And yes, Tamil Nadu has done the homework very right, in the right manner. Sir, the sad part of the design of this government is that women in this country will have to wait further a long way, at least till 2029, to rise to their fullest potential to force their way into the parliament and state legislative assemblies, even if the women reservation bill is passed in our parliament today. The Article 334, the provisions of Constitution relating to the reservation of seats, women in the House of People, the Legislative Assembly of States shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose after the relevant figures, after the first census taken after commencement of the Constitution, 128th Amendment Act 2023, which has published and shall cease to have the effect on the expiration of the period of 15 years from such a commencement. Sir, I would like to say the government is conducting the marriage engagement now, or the betrothal function, which we would rather call it, and we don't know when the marriage is. Sir, in Tamil we have a proverb saying, which means it would come to the hands, but we cannot eat it. That is the present situation of the women in India. So I appeal before the current government to pass the bill in 2024 parliamentary elections without fail, not keeping in creed or anything about delimitation or the census which has to be taken. Sir, this
your sinister design would be understood by the people of the country and clearly know your intention is not to implement the reservation for women, but to create a confusion amongst the women in India. Sir, the nation wants to know, can the minister answer to a pinpoint a date when the women reservation bill will be implemented when it comes as an act? Thank you. Thank you, Dr. Kanimoji ji. आपने समय से पहले you have concluded before time. Thanks. I hope others will follow, please. Because there are more than 60 speakers for your knowledge. माननीय श्री संदीप कुमार पाठक. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी की तरफ से विमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन करता हूं और हमारा देश ऐसा देश है जहां पर देवियों को पूजा जाता है। जैसे कि नड्डा जी ने बड़े एलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन किया, देवी देवताओं से भी ऊपर देवियों को रखा गया है। ऐसा देश है जहां पर कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। ऐसा देश है जहां पे राम से पहले सीता का नाम आता है, शंकर जी से पहले भवानी का नाम आता है। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के कारण, बहुत सारी परिस्थितियों के कारण राजनीति में महिलाओं को जो उचित स्थान मिलना था वो नहीं मिल पाया। इसलिए यह बिल देश के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस आइडिया को सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया था। 1987 से लेकर आज तक लगभग 35 साल हो गए। आइडिया को आज बिल के रूप में परिवर्तित होने में 35 साल लग गए। हम बड़े उत्साहित थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को लेकर आया है, लेकिन जब इस बिल के अंदर में देखा तो हमें यह पता चला यह बिल तो धोखा देने वाला बिल है, महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल है। ये बिल महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे रही है, ये महिलाओं से रिजर्वेशन ले रही है। मैं बताता हूं कि कैसे करेगी। प्लीज काइंडली चेक धोखा और जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो संसदीय है। बोलने में संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें। प्लीज यू मे टेक द एप्रोप्रिएट डिसीजन। ये काम आपका है देखना, मेरा नहीं। आप संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से बहुत सारे जुमले दिए गए, ये भी उन जुमलों में से अगला जुमला है। जुमला दिया गया 18 करोड़ जॉब मिलेगा, कुछ नहीं मिला, जुमला निकला। किसानों के फसल को दुगने भाव मिलेंगे, जुमला निकला। काला धन वापस आएगा, जुमला निकला। महंगाई कम करेंगे, जुमला निकला। यह बिल भी जिस तरीके से इस पे पेच अड़ाया गया है उपसभापति महोदय, और मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पेच अड़ाया गया है। इस पेच जिस तरीके से अड़ाया गया है, ऐसा लगता है कि यह भी मात्र एक जुमला साबित होने वाला है। अमृतकाल एक बहुत अच्छा नाम है, सुन के अच्छा लगता है कि अमृतकाल में कौन नहीं रहना चाहेगा। अमृतकाल में, अमृतकाल एक संभावनाओं का समय हो सकता था, अपार संभावनाओं का समय हो सकता था। यंग नेशन है, एजुकेशन है, सब कुछ है, बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन संभावनाओं को जिस तरीके से स्लोगन में और जुमले में बदल दिया गया है, यह दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य अमृतकाल का, जो राइटली डिजर्व करता है इस समय। सभापति महोदय, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित दिल्ली सरकार ने जो काम किए, सीसीटीवी लगाए, किसी भी देश के, विश्व में किसी भी देश के नेशनल कैपिटल में जितनी सीसीटीवी लगे उससे ज्यादा लगे। आप देखेंगे कि बसों में बस यात्रा फ्री किया गया, बसों में मार्शल लगाए गए। तो जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब जब संभावना मिलती है, आप उसका कैसे उपयोग करते हैं, यह दिखाता है आपकी नियत को, और यह स्पष्ट करता है कि आपके कर्मों और करनी और कथनी में कितना फर्क होता है। राजीव गांधी जी ने 1987 में एक कमेटी बनाई और उसमें नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर्मुलेट किया गया। इस फॉर्मुलेशन में विमेन रिजर्वेशन को सबसे पहले रखा गया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1992 में 73वें और 74वें अमेंडमेंट लाकर पंचायत में और कॉरपोरेशंस के इलेक्शन पे 33% रिजर्वेशन लाया गया। उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि लगभग 15 लाख से ज्यादा विमेन आज पंचायत में और जिला के दूसरे क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। ये जर्नी 1987 से 2023 तक 35-36 साल का सफर कर चुकी है। सभापति महोदय, इस बिल के 3 हिस्से हैं। पहला रिजर्वेशन, जिसमें 33% रिजर्वेशन की बात की जाती है, और जितने रिजर्वेशन SC ST
समुदाय को मिला है उसमें भी 33% रिजर्वेशन की बात करती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा है जो महत्वपूर्ण है उपसभापति महोदय, और आपके माध्यम से पूरे देश के सामने मैं ये रखना चाहता हूं, कमेंसमेंट कब से शुरू होगा, कब से लागू होगा, इसके बारे में यह कहा गया है कि पहले सेंसस होगा और सेंसस के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद फिर जाकर यह लागू हो सकता है। अभी नड्डा जी बात कर रहे थे, नड्डा जी ने स्वयं कहा कि 2029 से पहले तो संभव ही नहीं है। संभव है कि अगर बीच में 1-2 अड़चने आ जाए तो ये आगे भी कितने साल जाएंगी किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये है कि आज जिस बिल को हम डिबेट कर रहे हैं, आज जिस बिल को पास करने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, उसके भविष्य का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तीसरा पक्ष इसमें है रोटेशन का। आप देखेंगे कि जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, रोटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिना रोटेशन को क्लैरिफाई किए आप कैसे बिल ला सकते हैं? आप एक बहुत बड़े बिल को सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें ना तैयारी किया गया है, ना उसमें रोटेशन को रखा गया है प्रॉपरली। पिछली जो बिल आए थे 2008 में या उससे पहले, उसमें रोटेशंस को बड़ा सही या गलत वो अलग बात है, लेकिन उसमें स्पेसिफाई तो किया गया था। इस बार ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन के बाद हर बार रोटेशन किया जाएगा। तो काफी चुनौतियां हैं और कमियां ऐसे लग रही है। अगर इसको क्लोज लुक लेकर देखते हैं उपसभापति महोदय, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, जिस सिक्रेसी के साथ इस बिल को लाया गया, मुझे समझ नहीं आता। देश का ये इकलौता ऐसा बिल होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सहमत हैं। इस बिल में सिक्रेसी की क्या जरूरत है? इसमें तो सारे लोग सहमत हैं। जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, ये सिक्रेसी बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक चीज हुआ, कुछ समय पहले खबरों में और मीडिया में अडानी जी के बारे में काफी खबरें आई। अडानी के बहुत सारी खबरें आने के बाद मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए ये प्लान बनाया गया कि अब क्या किया जाए। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट दैट विल गो ओनली ऑन रिकॉर्ड एज पर रूल नंबर 118। इट इज प्योरली ऑन द बिल। बैठिए, नो आप नहीं बोल सकते प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपका समय खत्म हो रहा है, प्लीज कंटिन्यू ऑन प्योरली ऑन द बिल सर। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू और द नेशन, दिस इज प्योरली ऑन द बिल। बोलिए वही रूल्स के तहत अडानी जी के बारे में खबरें आई, मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आ गया। सारा मीडिया वन नेशन वन इलेक्शन किया गया। फिर बातें आ गई कि भाई ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा, पूरा मीडिया विशेष सत्र बुलाया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, सारा डिबेट डिस्कशन इस पे चला गया। फिर 18 सितंबर को मीडिया में खबर आती है, 18 सितंबर को मीडिया में खबर आती है कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लाया जाएगा, और 19 सितंबर किसी को कोई आइडिया नहीं है। ये कैसा डेमोक्रेसी है जिसमें बाकी के विपक्ष के नेताओं को जानने से पहले मीडिया में बात आती है, मीडिया के द्वारा पता चलता है, फिर 19 सितंबर को सरकार कहती है कि विमेन रिजर्वेशन पर बिल आ रहा है। विचित्र परिस्थिति है ये। उसके बाद उपसभापति महोदय, तो दो चीजें स्पष्ट हो गई अब तक। एक तो इनकी तैयारी नहीं थी, सरकार की तैयारी इसलिए नहीं है कि स्पष्ट दिखता है किसी भी चीज पे कोई एलिबोरेशन नहीं है। एक तो तैयारी नहीं है और दूसरा नियत नहीं है। तो ना तो तैयारी है और ना ही नियत है। हड़बड़ी में और बिना मन के लाया गया ये बिल है। अब कैसे करें? बिल लाना है, मीडिया को डाइवर्ट करना है, क्या करें? क्रेडिट भी लेना है पर करना नहीं है, ये आइडिया है इसका। उपसभापति महोदय, दूसरा पक्ष में आपके सामने रखना चाहता हूं, जनगणना और डिलिमिटेशन का। इसमें यह पेच फंसाया गया है कि रिजर्वेशन मिलने से पहले जनगणना होगा और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद यह किया जाएगा। मुझे यह समझ नहीं आता। मैं अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप देखें तो जनगणना और डिलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकल कर आएगी जिसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा? जनगणना से या डिलिमिटेशन से तो कुछ भी निकल के नहीं आना है जिस पर ये रिजर्वेशन आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है, देश के सामने रखना चाहता हूं, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो जनगणना से निकलकर आएगी? तो अगर करना है, अगर करने की मंशा है, तो आज हमारे पास 543 सांसद है, उन पे क्यों हम सीधे 33% लागू नहीं करते? मेरी पार्टी और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से तो आया ही है, कांग्रेस पार्टी और सारे पार्टी तैयार हैं। ये एक ऐसा बिल, ऐतिहासिक बिल हो सकता था जो अद्भुत होता, सारे समर्थन करते और तुरंत के तुरंत एक ही दिन में, एक ही झटके में अगले चुनाव में पूरा रिजर्वेशन होता। लेकिन
लेकिन क्रेडिट लेना है। चुनाव आ गया है पर रिजर्वेशन करना नहीं है। पिछली सरकारों ने भी बिल लाए थे, आप पिछली सरकारों के बिल उठाकर देख लीजिए। पिछली सरकारों के किसी भी बिल में ये प्रावधान, ये पेच था नहीं। इस पेच को लगाया गया है इस बार। तो ये इस पे सभी माननीय लीडर्स ने, सबने इसके बारे में बताया। किसी को तो एलेबोरेट करना चाहिए, बाकी की बातें करने के बजाय यही बताना चाहिए कि क्या कारण था कि डिलिमिटेशन और सेंसस को इस पे इंट्रोड्यूस किया गया है, किस कारण से इस पर बाध्य बनाया गया है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, हमें अभी तुरंत में चाहिए ये रिजर्वेशन, क्यों डिले किया जा रहा है इसको? सर, उसका कारण मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं के अंदर इतने कॉन्ट्रेडिक्शंस हैं कि पिछली बार जब यह बिल आया था तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि विप की क्या जरूरत है, हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है, पार्टी के अंदर डिस्कस होना चाहिए, जैसा आडवाणी जी के यहां डिस्कस हुआ था। अगर नहीं मानती है पार्टी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये मैं कोट करके कह रहा हूं, आदित्यनाथ जी का ये बयान है, पूरे मीडिया में है। उसके बाद लालमणि चौबे जी, मृदुला सिन्हा जी, तेजस्वी सूर्या जी, अमित मालवीय जी, आप किसी को भी ले लीजिए, पब्लिक डोमेन पे है, सबने इसका विरोध किया था। अमित मालवीय जी ने तो यह भी लिखा था, मैं कोट कर रहा हूं ट्विटर में, सोनिया जी होल्डिंग द नेशन टू रैंसम just to fulfill our agenda to see women reservation bill passed. That is true. That is true. That is precisely the case. Sir, इसलिए चूंकि अंदर से मन में है नहीं बिल को पास करने की इच्छा, लेकिन क्या करें, चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, क्रेडिट लेना है, तो चुनाव आ रहा है, क्रेडिट लेना है, बिल पास करो, लेकिन उसको लागू मत करो। और ये पहला फॉर्मूला नहीं है, ये डिलिमिटेशन वाला, ये पहले किया जा चुका है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने थे, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में इन्होंने डिलिमिटेशन के नाम पर चुनाव को रोक दिया। 6-7 महीने डिलिमिटेशन कराए, सारे अगड़म बगड़म तिगड़म सब किए, लेकिन अंत में क्या हुआ, चुनाव हार गए। ऊपर वाला देखते रहता है, ऐसी कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होते जो देश के खिलाफ है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी के स्पीच को सुना सेंट्रल हॉल में। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे लिए गौरव की बात थी, मैं एक नया पार्लियामेंटेरियन हूं। प्रधानमंत्री जी को सेंट्रल हॉल में सुना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई इफ और बट नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे काम होना चाहिए। 2 दिन के बाद बिल लाया गया और ये बिल में सेंसस और डिलिमिटेशन को, ये वही इफ और बट है जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी 2 दिन भी नहीं लगे आपको इफ और बट लगाने में। प्रधानमंत्री जी आपने भाषण दिया, उसको क्या हुआ, आपकी कहनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है? अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है नारी सम्मान का। नारी सम्मान का मुद्दा है, कथनी और कर्मी में फर्क नहीं होनी चाहिए। नड्डा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, देवियों के जैसे देवियों को पूजा जाता है, ये हमारे धर्म की संस्कृति है, किसी पार्टी ने हमें नहीं दिया है, किसी पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है कि देवियों को हम पूजा करते हैं। आप बताइए कि आपने सरकार में ऐसे क्या काम किए हैं जिससे नारियों का सम्मान बढ़ सके। थोड़े दिन पहले हरियाणा में हमारे जो विमेन रेसलर हैं, वो रोड पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पे बैठे हुए थे, सारा देश उनके साथ खड़ा था, सारा देश खड़ा था। क्या प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं थे उनको बोलने के लिए? प्रधानमंत्री जी के पास बचाने के लिए बृजभूषण सिंह थे। यही नहीं, हरियाणा का एक और उदाहरण देता हूं, मैं कॉन्टेस्ट करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि ये साफ उस पर निकल कर आए। संदीप सिंह अभी भी मंत्री बने हुए हैं, उस पर उनका इतना बड़ा शोषण का और बहुत सारी गड़बड़ियों का लगा हुआ है महिलाओं से संबंधित। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत मजबूत है, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी हुई है, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में ऐसा क्या हो गया जो ऐसे संदीप सिंह जैसे लोगों को, बृजभूषण सिंह जैसे लोगों को क्या मजबूरी रही जिसके कारण नहीं निकाला जा रहा है? यह है नारियों का सम्मान। बाकी का मैं आपको क्या बताऊं, आप कठुआ ले लो, उन्नाव ले लो, हाथरस ले लो, हरियाणा ले लो, मणिपुर ले लो, इसका अंत नहीं है। कथनी और करनी में फर्क है। बाकी आपको मेरा तो यही मैं तो इतनी समझ पाया हूं कि जो नारी बचाव का जो स्लोगन है वो पैकेजिंग है। पैकेजिंग जब आप खोलते हो तो उसमें से निकलते बृजभूषण सिंह है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है।
देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बिल को नहीं रोकेंगे। बिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली लोकसभा जब हुई तब लगभग 5% विमेन चुनकर आए थे और अब लगभग 15% हो गए। देश की परिस्थितियां ऐसी रही कि पहली लोकसभा से आज तक 5% से 15% आने में इतने साल लग गए। मैं उन सभी माताओं, बहनों और हमारे पार्लियामेंटेरियन साथी हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुनकर इतनी कठिन परिस्थितियों में आए, उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि विषम परिस्थितियों में आपने अदम्य साहस दिखाया, आप ऐसी परिस्थितियों में भी चुनकर आए, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप समझिए, आप देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को अगर हम लेते हैं, आप जैसे स्वीडन को लीजिए, नॉर्वे को लीजिए, यहां पर 45% के आसपास विमेन रिप्रेजेंटेशन है असेंबलीज में। इंग्लैंड में आप देखेंगे 35% है, अमेरिका में आप देखेंगे 29%। जापान ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इंडिया से नीचे है, वहां पर 10% का रिप्रेजेंटेशन है। हमारे देश में ये पहली बार नहीं है, ये 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो पंचायती राज में और कॉरपोरेशंस में रिजर्वेशन है, हमको इसको रिव्यू करना चाहिए कि अच्छे से इसको और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे 1996 में जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 2008 में स्टैंडिंग कमेटी थी। इस स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में 2-3 बातें निकल कर आई थी जो आज भी बहुत रिलेवेंट है। सबसे पहले तो रोटेशन का है। रोटेशन को बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। जैसा कि नड्डा जी कह रहे थे कि मैं अगर वायनाड को विमेन कर दूं तो क्या होगा, अब इंडिया पार्टी अगर कहेगी कि बनारस को अगर विमेन कर दे तो क्या होगा, बहुत सारे, कोई भी कर सकता है। अगर पॉलिटिकल टूल रोटेशन को बनाया गया तब तो सारा कुछ खराब हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा। रोटेशन की जो पॉलिसी है उसको डेलिब्रेट करना पड़ेगा देश के सामने। एक और फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। पंचायत के माध्यम से जो 15 लाख से ज्यादा विमेन चुनकर आए, उनमें से लगभग 15% ही री इलेक्ट हुए। इसका मतलब यह है कि 85% वर जस्ट फर्स्ट टाइमर, 85% वापस री इलेक्ट होके नहीं आए। इसका मतलब यह बड़ा टेम्पररी वन शॉट वंडर जैसे होता गया है, रिपीट नहीं हो रही है। लीडरशिप सिर्फ 15% रिपीट हो रही है। इसका मतलब इसको समझने और डेलिब्रेट करने की जरूरत है कि ऐसा क्या करें कि विमेन लीडरशिप को जब तक परसिस्टेंट और कंसिस्टेंटली आप आगे नहीं रखोगे, तब फिर लीडरशिप डेवलप होने की संभावना नहीं रहेगी, पॉलिटिकल पार्टीज की एक टूल बनकर रह जाएगी। एक और है प्रॉक्सी लीडरशिप की। जैसा कि उपसभापति महोदय स्वयं कह रहे थे कि प्रधानपति और सरपंचपति की बहुत बातें चलती। मैं भी गांव से आता हूं। Respected member, you have 1 minute to conclude. थैंक यू। प्रधानपति और सरपंचपति की बातें निकलकर सामने आती है। यह भी संभव है कि कई बारी अगर आप विमेन रिजर्व करते हो तो बड़े बड़े लीडर अपने रिश्तेदारों को वहां पर खड़ा कर देते हैं। तो यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि प्रॉक्सी लीडर तैयार ना हो और सचमुच में असली लीडर तैयार हो। मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना थी। मध्य प्रदेश में तो ये सरपंचपति और ये प्रधानपति जो हैं, उन्होंने ऑफिशियल तरीके से ओथ ले लिया अपनी पत्नी के बिहाफ से। तो इन सारी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। अंत में मैं देश को ये बताना चाहता हूं, अगर नियत साफ है, आज नंबर है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं। अगर आपकी नियत है तो आज पारित करो, आज पारित करते हैं और इसी चुनाव से 33% रिजर्वेशन देते हैं। अगर नियत नहीं है तो जुमला बेचना बंद करो। अमृतकाल की संभावनाओं को जुमले में मत बदलो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती ममता मोहंता। महोदया, आज यही ऐतिहासिक महिला संरक्षण बिल उपरे मोर मतामत रखिबार सुजोग पाइथबारु आम समाज रे सबु क्षेत्र रे महिला पुरुष को समान अधिकार दिया जाइछि। केवल राजनीति क्षेत्र रे यह संभव हो पारि नथिला। एही वर्तमान एही बिल महिला संरक्षण बिल द्वारा यह संभव हेबाकु जाउछि। मु मोर व्यक्तिगत एवं मो दल विजु जनता दल तरफ मु पूर्ण मात्रा रे समर्थन करुछि। ओडिशा रे केउ कालरू महिला माननकु उचित सम्मान और स्थान दिया जाइछि। ओडिशार बरपुत्र तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री विजु पट्टनायक महिला माननकर स्वतंत्र सम्मान पाई पदक्षेप नहीं चंती। से समय रे
ओडिशार रायगड़ार एक आदिवासी महिला सांगठिका सुमनी झड़िया को पुलिस एसपी क्षमता देइथिले। से अंचल रे मद विरोध रे कार्य करने एक क्षमता देइथिले एवं यह बिजू बाबू तांकु उपदेष्टा मध्य रखिथिले। 1992 मसीहा नारी मानंकु सम्मान देई पंचायत राज निर्वाचन रे 33% महिला को संरक्षण लागू करथिले। से जानिथिले नारीटीए सशक्त और स्वावलंबी हेले देश राज्य गाँ आग को जाई पारिबो। तापरे तांको सुपुत्र मोर नेता मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक पंचायत निर्वाचन रे 2012 मसीहा पौरांचल निर्वाचन रे 50% संरक्षण महिला संरक्षण करथिले। 2019 साधारण निर्वाचन रे बिजू जनता दल तरफ 33% महिला को संरक्षण देई 7 जन महिला को लोकसभा रे टिकेट देइथिले। आज 41% महिला लोकसभा रे प्रतिनिधित्व करुचंती। जणे मिशन शक्तिर महिला सबुठारु वयस्का महिला सांसद प्रमिला विषयी एवं सबुठारु कम वयस्का महिला सांसद चंद्राणी मुर्मू को बिजू जनता दल तरफ प्रतिनिधित्व करिवार सुजोग मिली। ओडिशार मयूरभंज जिल्लारू मालकानगिरी जिला एवं कलाहांडी केन्द्रापड़ा जिला जाए 50% महिला पंचायत ब्लॉक जिला परिषद पौरांचल रे महिला माने प्रतिनिधित्व करुचंती। ओडिशार महिला मानंकु मिशन शक्ति जरिया रे 70 लाख महिला को अर्थनैतिक क्षेत्र में स्वावलंबी सशक्त करि पारिचंती। ओडिशार आदिवासी महिला मानंकु अर्थनैतिक राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में सशक्त करिचंती। आज महिला मानंकु मिशन शक्ति ममता योजना बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना एमती बहुत योजना रे शामिल करी सशक्त करि पारिचंती। ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक नारी सशक्तिकरण दिगरे सारा भारत वर्ष रे उदाहरण सृष्टि करिचंती। ओडिशार एक प्रतिनिधि दल 2018 रे केंद्र राजनैतिक दल और देशर 22टी आंचलिक दल को मध्य महिला संरक्षण बिल आनिबा को अनुरोध करथिले। बिजू जनता दल एही दीर्घ दिनर दाबी करी आसुथिले। महिला सशक्ति बिना समाज देश राज्यर विकास संभव नुहे। आज बिजू जनता दल बहु दिनर दाबी पूरण हेबाकु जाउची। ए बिल को संपूर्ण मात्रा रे समर्थन करी मु वक्तव्य रखुची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। Dr. K. Keshav Rao. Thank you, Madam. I stand very firmly lest it is misrepresented or misquoted by our opponents in the states. We stand for reservation to women. This has been our article of faith. We have been fighting for it. We have been campaigning for it. Our leader, the Chief Minister KCR, was in forefront in this movement ever since the day one we got our state. So that should be my first assertion. Later I would rather development. Madam, the movement for women's movement and movement for the reservation has a checkered history. In 1920 in London, we had these things. Then we had in 1921-17 when Sarojini Naidu went to Chelmsford Committee and asked for franchise. So we had gone through many things. So this movement, this particular movement for the reservation or the say, voice of the people in the legislature is an old one and a very noble one. So let me start my speech by quoting Mr. Ambedkar, who said no country can go forward which leaves the women behind. This was his golden words in the parliament. But at the same time, the same Constituent Assembly had some reservations over giving reservations to women in the legislature. Therefore, I say, since you have brought such a historical bill,
which all of us, I am privileged to be a part of it, most of us joining, is a very great time. And I would, rather I'm tempted to quote the famous words of Victor Hugo, who said, "No force on earth can stop an idea whose time has come." Having said that, I have my own dilemma. It's not called cynicism, you might call my opponents, but I have my own doubts whether the time come or not. Because the entire process that you are trying to talk to me today hinges on few conditions. The condition we could have really overcome, but yet we are insisting the name, as the very honorable member and respected member, Mr. Nanda, said, that we have to go through some kind of a legal process and constitutional process. I think most of us sitting here know the same legal consensus. We know the Constitution, we know the law, we know everything. 370 could be removed without looking into the Constitution or anything at all. You can do anything, whatever it is. When there is a consensus here, what is that we are asking? Two conditions they have put. One is census after the bill is passed. It is not census now. You could have, as well, I am trying to give you the alternative, you could have accepted the 2011 as a benchmark. Simple as that. This House could have accepted 2011, as we have done in many cases 2001. And immediately, that is tomorrow, you could have appointed some kind of a delimitation commission. I am telling you, delimitation commission is necessary. I totally agree with Nandaji. Yesterday, Home Minister said that in the other House. Delimitation is necessary because we don't want to do our own, which will perhaps be mistaken as discrimination. Good, I agree that you can't bring Hyderabad, take away from OAC and put anybody. I understand, I totally understand. You need not give the examples, but understanding it, I said once you accept 211 as the benchmark, as the accepted census figures, then Dr. you can Keshav, go and appoint Dr. tomorrow. Keshav, Sir, decide. Sir, tomorrow. I'm trying to tell you because they would No, tomorrow. through me. I'm subject to their criticism. No, not yours. no, you would through never me. criticize me. But Honorable members have to speak to the House. Thank you. While looking Sir, at the chair. I am only saying, I will try to improve my face and facial expression. No. Make it very pleasant. But please have it only through the chair. You would be giving us the impression that we are attractive enough. Good. Sir, thing is, the moment we have this kind of a census fixed and delimitation done tomorrow, so there is no need for much time to be taken. To say that they had looked into this, there is a legal process, don't tell us all that. That is only trying to avoid things. Sir, the bill speaks of reserving 1/3 seats for women in Lok Sabha and state legislature. But as I said, it is on these conditions which could have been overcome. I want you to, census means disadvantage. Again, there is a second point about census. I'm not opposing census because of the legalities that you talked about. Census means disadvantage to southern states, including Telangana, where our population is usually lesser because we practice our, what you call the family planning. Now, once that happens, in the census, our figures happen to be lower than others, and we stand to this has to be answered when you sit in the cabinet. Please look into this problem because you are trying to do this for all the entire country. So I want you to look into this also. Another word that you have used, census effective after commencement of the bill. What I'm asking you to do is accept 2011 as benchmark. It is not there. The bill makes it sure the census commencement of the bill effective, the census effective after the commencement of the bill. That is to say, first census have to be conducted after the bill is passed, which have done after 12 years as far as the last experience is concerned. Even on such a census, delimitation commission will sit to decide on reservation of seats. Which seats they will do, Delhi is an experience. They took 1 year, and last delimitation is an experience where they took 2 years. Of course, this is constitutional compulsion, I agree. There has to be delimitation, as I've already said.
Thus, if I work it out, the publication of this bill, then census, then deliberation, then the people's opinion, all this, when I work it out, I don't want to give the details, it works out to 2030, not 2029. That means this 24 you are missing, next 29 you are missing, then you are getting into 31. As far as the bill is concerned, as far as the, well, so that is why I said, why not accept the same thing? Sir, then this deliberation, the commission, the deliberation, is time over, sir? Minutes. Time is over. Wind up, wind up, wind up. Sir, this deliberation which you are saying is advisable, my God, is it, see here, I agree with him, sir. Sir, this deliberation commission has to be appointed not by the state government. It is by CEC. It is under the guidance of CEC. But for God's sake, not under the proposed politically motivated CEC. Let there be a CEC which is honest, which is truthful, which is really a true sense which all of us accept as our thing. So I am telling you, I had my doubt. Yesterday, I had an half-an-hour discussion with the leader of the House, Mr. Piyush Goyal. Thank you. I insistently asked him whether are they really true to themselves in this bill. He said, yes, they are truthful. That is why I said I will join you because we are supporting it, but let us be truthful. Thank you, Dr. Keshav. Thank you. All right, sir. Then I will leave the other issues to my other speaker who is speaking. Yes. Because it has a big history, this has to be told. Whatever history it is, you have brought it, we are thankful to you, we are supporting it, but at the same time, please think, don't do it for political thing. There is a competition, political competition here and there, somebody taking credit. Whoever takes the credit, let the ladies and this nation get this kind of a historical bill. That is why, thank you very much, sir. Shri H.D. Dev Gowda ji. To the Secretary General, what I have written to the Honorable Prime Minister on April 10th, 2023. The content of the letter, if you permit me to read, I will read the entire letter only for the purpose of the preserving the time. I don't know whether your good self is going to permit me to read, otherwise I will place the entire letter on the table of the House. Sir, place it on the table of the House. If you permit, I will place it on the table of the House. Yes. The content is, the Prime Minister has endorsed the letter what I have written to the Prime Minister on April 10th, 2023, what I have brought the Women Reservation Bill in 2015. I'm sorry, sir, I have brought this bill when I was the Chief Minister of Karnataka. I brought this reservation bill and it was passed in the Karnataka Assembly, and the same was introduced in the Parliament when I became the Prime Minister, and former late the Cabinet Secretary Mr. T.S.R. Subramaniam was there. He has written all details. Sir, I don't want to quote all these things as it contains all the materials. If you permit, I will place it on the table of the House. Permitted. This may be placed on the table of the House. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I am grateful. Thank you. Well, honorable members, the relevance of this House is reflected when our former Prime Minister is present here. And that is, of course, indicates House of Elders has to show light to others. Shri V. Vijay Sai Reddy. Sir, you have 3 speakers, 17 minutes. Chairman, sir. How many minutes? Your total time is 17 minutes and 3 speakers. 1/3.
1/3. Okay. Like 5 minutes. like women reservation bill. 5 minutes. Leave 6 to others. As a leader, 5 minutes. Your time starts. Already 29 At the seconds. outset, I would like to state that, don't disturb me, madam. At the outset, No, I would know. like to- You said don't disturb. You are not liable to disturbance. At All the- I plead is don't create disturbance, sir. Sir, what to say and how to say is my prerogative, sir, subject to the rules and regulations. At the outset, I would like to state that my party, that is our party, YSR Congress Party, under the leadership of YS Jagan Mohan Reddy Garu, extends unequivocal and unwavering support for the Women Reservation Bill. The Honorable Minister for Law is present. I request the Honorable Minister for Law to extend the reservations for women even in Rajya Sabha and also the state legislative councils. And this can be done because for every 2 years there will be retirements and vacancies in Rajya Sabha and also the state councils. In a period of 6 years, this law can be complied with. And in this regard, the Article 80 and Article 171 of the Constitution may also be amended to provide the women reservation for women 1/3 seats in Rajya Sabha and also the state councils. Law Minister, sir, please take note of it, sir. Sir, one more request, Law Minister, sir. Sir, for Purushottam Rupala, sir. संधि को नहीं संबोधित कर रहे हैं. Sir, now that you are providing reservation, that is today on 21st September 2023, and this month marks the monumental time for the women political empowerment in India, I strongly suggest and request the Honorable Minister for Law that the government declares September as Women's History Month. Women's Day, like International Women's Day, this month can be declared as Women's History Month. Sir, coming to the performance of Andhra Pradesh. Sir, the Constitution 73rd and 74th Amendment 1992 mandates the reservation of 1/3 seats for women in panchayat and municipalities. In Andhra Pradesh, under the leadership of our beloved Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy Garu, has exceeded the limit. It is not 1/3, it is not 1/3. He has even exceeded the limit and then provided reservation for women, as I'm now divulging the details now. Out of 688 of 1,356 politically nominated persons in the local bodies are women. That is 51% in the politically nominated posts are women. And 7 out of 13 Jilla Parishad chairpersons are women. That is 54%. 15 out of 26 vice chairpersons are women. That is 58%. 18 of 36 mayors and deputy mayors are women. That is 50%. 361 out of 671 corporations, ward members are women, that is 53.8%. 45 out of 73 municipal chairmen are women, that is 62%. 1,061 out of 2,124 municipal ward members are women, that is 50%. 57% of the sarpanches, 54% of MPTCs, 53% of Mandal presidents, 53% of ZPTC members are women, 53% of the ward and village volunteers, and 51% of officers in ward village secretariats are women. Therefore, our leader, YS Jagan Mohan Reddy Garu, has crossed 33%, and in fact, nothing is less than 50%. Therefore, our contention is
women reservation could be even more than 1/3, it could be even 50%, because women constitute. Conclude करें. You need not remind me, madam. Five, exactly 1/3 I'll close. 1/3 of the time. So, therefore, because you disturb me, then I lose the sequence. Need not. समय समाप्त हो रहा है, तो उसमें विषय आपको I'll ध्यान be दिलाना closing down. पड़ता है. Thank you very much. Thank you. Thank you. प्रोफेसर मनोज झा. शुक्रिया मैडम, शुक्रिया आपके वहाँ होने के लिए भी. बस मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इतिहास में, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब ये कहना मुश्किल हो जाता है, जो मीडिया के लोग पूछते हैं बाहर, आइज और नोज. ये मसला यस और नो का नहीं है माननीय उपसभापति जी. ये मसला हमारे देश की तारीख से जुड़ा हुआ है. ये मसला इस बात से जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कहा था, कैनवस बड़ा होगा, आकृति बड़ी होगी. बड़ा कैनवस है लेकिन आकृति छोटी गढ़ी जा रही है, और ये इतिहास स्मरण करेगा. ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं. अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेशन है या किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ की एक उसका शीर्षक है, क्योंकि बचपन से पढ़ता आया इस देश में. जब आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं थी, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. पता नहीं देवता रमन करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद महिलाओं का मोलेस्टेशन देखा, घरेलू हिंसा देखी, सबसे ज्यादा रेप परिवार नाम की संस्था में देखा, जिसका आंकड़ा खुद सरकार देती है. तो मुझको लगता है ये जो विरोधाभासी चरित्र है हमारे देश का, इस विरोधाभासी चरित्र पर भी बात होनी चाहिए. आज काफी सारी महिलाएं हैं, पत्रकार भी इस दर्शक दीर्घा में. इनको भी ये कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ सरोकार हैं. इस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ ये श्लोक पढ़ा जाए और दूसरी तरफ हम उस जुबान को छोड़ दें जो संविधान से आती है. मैडम, संविधान राइट्स की बात करता है, अधिकार की. हमारी वोकैबुलरी को क्या होता जा रहा है? अधिकार दया की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्सचर देखता हूं वो दया की श्रेणी में बात होती है. अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी. माननीय डिप्टी चेयरमैन मैम, चेयरपर्सन मैम, सॉरी, एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन 2008 हमारे पास जो सीट्स हैं 412 जनरल सीट्स, 84 एससीज, 47 एसटीज. अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से? 84 और 47 के अंदर 1/3 कर रहे हैं. क्या यह अन्याय नहीं है? एग्जिस्टिंग सीट्स में नहीं, जो 33% आ रहा है उसके अंदर, जिसका आंकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की व्यवस्था हो. क्योंकि देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूं, हर महिला को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है. ये आप भी जानती हैं. और खास करके पिछड़े वर्गों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाएं, उनका डिप्रिवेशन और वल्नरेबिलिटी बाकियों से ज्यादा होती है. हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है. हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता. अगर आप पहुंची तो बिना हैंड होल्डिंग के. लेकिन उन पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या, जिनके हैंड होल्डिंग के लिए ना हमारे धर्म ग्रंथों में कोई व्यवस्था है और ना आज की समकालीन बातचीत में कोई व्यवस्था है. रेटोरिकली हम कुछ भी कह दें, मेरा सिर्फ आपके माध्यम से कहना होगा कि हमारी पार्टी, आज मैं स्मरण कर रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, भगवतिया देवी, कई लोग जानते होंगे, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी. पत्थर तोड़ने वाली, हम ना सहबो गाली भैया, हम ना सहबो गाली. वहां से, गया से निकल करके वो संसद तक पहुंची. क्या उसके बाद भगवतिया देवी आ पाई? फूलन देवी आ पाई? वो इसलिए नहीं आ पाई कि हम आपको दोष नहीं देते हैं, हमारी व्यवस्थाएं संवेदन शून्य है. मैं तो आग्रह करूंगा तमाम साथियों को, आप किसी भी दल में हो, आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए. ये ऐतिहासिक क्षण सचमुच ऐतिहासिक होगा
अगर हमने आज इतिहास को व्यापक कैनवस पर देखा, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में फासला नहीं होना चाहिए। और यह फासला इसलिए नहीं होना चाहिए कि बड़े दूर फासले पे लोग खड़े हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग। मैडम, आप अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंच रही हो तो आज मैं आग्रह करूंगा तमाम साथियों से, चिंता न करिए दलीय व्हिप की। दलीय व्हिप समाज की व्यवस्था पे भारी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं। आज भी मौका है इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके एससी, एसटी और ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बाहर लोग वॉच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया। ये व्यवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दायरों से अलग होकर के आप जब ओबीसी की बात करते हैं तो ये रेटोरिक से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिंताओं में आना चाहिए। ये नहीं होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसात न करें। ये जो फर्क हमारे इसमें आ रहा है, इससे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है। मैडम चेयरपर्सन, मैं आपको कहूं कि कोटा विद इन कोटा की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है जो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट ने 89 में दिया, इंटरसेक्शनैलिटी। अब ये इंटरसेक्शनैलिटी को, चूंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आज मैंने सुबह इसका अनुवाद बहुत ढूंढा, उसके अनुवाद में एक अनुवाद आया प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि हम हर लेयर की एजेंसीज और उसके अंदर की क्या विधाएं हैं, उसके आधार पर अपना चरित्र, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को यह देखना होगा। जो खास करके वंचित समाज की महिलाएं हैं, मैं उनके बारे में कहूं, आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा। अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूप का चश्मा नहीं, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए और ये तय करिए कि आज जब हम यहां से उठे तो एक कमिटमेंट दें ओबीसी वर्ग को। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 33% के को एग्जिस्टिंग में मत इनकॉर्पोरेट कीजिए, इट शुड बी सेपरेट। नई व्यवस्था में नया 33% विदाउट टचिंग एससीज एंड एसटीज, ये करिएगा तो क्रांतिकारी कदम होगा। अक्सर हम लोग अपने प्रिविलेजेस को नहीं देखते हैं। मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है, नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है। हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिए हैं। उन सरनेम्स को देखिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। नहीं, ऐसे मैं बहुत अच्छा किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैम चेयरपर्सन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिविलेज का जो व्याकरण है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द सरनेम। उनके संघर्ष, उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है। और एक ऐतिहासिक तथ्य बताऊं, 31 में बेगम शहनवाज और सरोजनी नायडू ने संविधान बनने से बहुत पूर्व इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। हम काहे को अटके पड़े हैं 33 पर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिश्ता है हमारा। ये 50 क्यों नहीं हो सकता, ये 55 क्यों नहीं हो सकता। आपका पूरा का पूरा वर्ग चरित्र बदल जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहां है, हमेशा एक खास सरनेम। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो अलग अलग दलों में भी हैं, अगर वो पहुंचे हैं यहां तक अपने संघर्ष से, तो उनको आज ये आवश्यकता है, उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि ऐसी कोई चीज आगे नहीं होगी, सबके लिए खुलेगा। आपकी ये जो नई पार्लियामेंट है हमारी, ये रंगीन ज्यादा होगी। इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं। हम ये कौन सा बिल ला रहे हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के बाद शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसमें हमने एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की बात की थी। और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वर्ग चरित्र बदले। संसद सचमुच में
प्रतिनिधित्व की संस्था बने जिसमें सबके आकार हों, सबकी शक्लें हों। ये ना हो कि एक प्रभुत्व वर्ग का उस पर हमेशा उस पर छाप रहे। अब मैं कहूं कि अभी जातिगत जनगणना कल शाम के बाद मैम चेयरपर्सन, अब मैं आपका अटेंशन चाहता हूं। कल शाम के बाद इस देश में लोकसभा में बिल पास हुआ, उससे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है ओबीसी के साथ नाइंसाफी हुई। इस बात की चर्चा हो रही है कि जातिगत जनगणना पर क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं, हमारे सीएम नीतीश जी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम, उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण कराया। 28 अगस्त को मेरे पास दोनों एफिडेविट है। पहले एफिडेविट कौन लेके गए? सरकार। तुषार मेहता खड़े होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी लाइक सेंसस और एक्टिविटी अकिन टू सेंसस। लेकिन शाम तक जब अप्रोर होता है, दूसरी एफिडेविट आती है, कहती है गलती से वो पैराग्राफ लग गया था। सरकारें ऐसी गलतियां नहीं करती हैं, ये मानस करवाता है, ये प्रेजुडिस माइंड करवाता है। मैम चेयरपर्सन, बस ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने कई संशोधन दिए हैं मैडम चेयरपर्सन, मैंने कई संशोधन दिए हैं। उन संशोधनों पर भी सरकार विचार करे। हाथ जोड़ के कहता हूं, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हृदय विशाल रखना चाहिए। छोटे मन से, आप ही के बड़े नेता कह गए थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कैनवास पे बड़ी लकीर खींचिए। और मैं आखिरी में एक बात कह के खत्म करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन, 1 मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। श्री इलामरम करीम, श्री इलामरम करीम। Thank you, sir. I support this bill. On what is that? Rupal ji, let me speak. On behalf of CPIM, I support this bill. Honorable Prime Minister told that he was chosen one for empowering and strengthening women. Nothing, sir. This is a compulsion on the ruling party because they are afraid of the next election, the parliament election. After the propaganda led by Prime Minister and Home Minister in Karnataka and trying to communalize the entire community and division among the community, they lost Karnataka. They lost Himachal Pradesh. 15 years continuous rule in Delhi Municipal Corporation, they were lost. That situation compelled BJP to bring such a legislation in the parliament. This is not for Nari Shakti Bandhan. Sir, in 2010, UPA government introduced the bill in the Rajya Sabha and it was passed. I remember Srimati Sonia Gandhi and my party leader Brinda Karat and other women leaders who were supporting and interfering to pass that bill in the Rajya Sabha. In an article, Brinda Karat remembers that moment. She told, I quote, "But the unequivocal support for the bill of the then UPA chairperson Sonia Gandhi ensured that
the various plans being hatched to once again sabotage the bill were blocked. Sir, the firm position taken by the Rajya Sabha chairman, Hamid Ansari, was critical factor in the passage of the bill. Sir, this was happened because of the strong united struggle by women's organization since decades. But unfortunately, that bill was not passed in the Lok Sabha. In 2014 Parliament election, BJP promised they shall bring the reservation bill. 5 years, nothing done. 2019, they repeated that promise. 4 years has lapsed. You are responsible for losing 9 years of reservation for women. You have to reply for that. Now you are claiming Nari Shakti Bandhan. Which Nari, sir? Manipur Nari. Poor women folks. They are naked, paraded on the road, gang raped, and mercilessly butchered under the patronage of BJP government. What Nari Bandhan, sir? The wrestling stars, they were assaulted by the chairman of that committee. Sir, Unnao, Katavo victims, they were also ladies. What you have done? What you have done? So this is not for Nari Shakti Bandhan. This is for political achievement, only a political achievement. When it is to be implemented, when the women get this right, it is a far away after the census, when the census will happen, and on basis of the new census, delimitation to be happened. When it will happen, it is not coming in next 10 years or 15 years. They only want to win the next election. All the election promises are gone to air. The entire sections of the people, farmers, workers, youth, all are angry with this government. Sir, women are working in several sectors. What is their condition? Particularly agricultural workers. See, unorganized sector workers, scheme workers, lakhs of scheme workers, MNREG workers. What they are getting wages? There is no social benefit for them. In the basis of the privatization in public sector, in railways and public sector undertakings, social justice is gone to air. Where is the reservation, sir? In private sector, is there reservation? Only reservation for SC, ST and OBC section that is getting in the public sector undertakings only. What are you doing there? All are gone to private hands. That is your policy. So you are speaking about Nari Shakti Bandhan. This is not for Nari Shakti Bandhan. In West Bengal, 1983, 33% reservation was given to women in local bodies. That was first time in the history of this nation. In Kerala, 50% reservation is given to women in all panchayats, block panchayats and district panchayats and corporations. Everywhere, actually the actual number may be more than 50%. In general seats also, so many women are contesting. So that is the history. What is the history of other states ruled by the BJP? Whether you can claim like that? See, we must recall the attention of this House regarding the BJP's policies adopted during the 9 years. India stands around 20-25% participation, female labor participation rate in the world. India is far backward comparing with other nations and backward nations also. In all aspects, our female are backward, sir. They are witnessing that, silently witness that. They are silent spectators of all these events. They are not taking care of the welfare of the women and under a suppressed section. Sir, Sabka Saath, Sabka Vikas. That is the slogan. There is a single man from the largest minority section of this country in the cabinet. Sabka Saath. Where is the Sabka Saath, Sabka Vikas? That is the attitude of the BJP. No, nobody is there.
There was one Nakvi, he was thrown out. That is your Kindly policy. conclude, sir. So, Kindly conclude. you please utter Sabka Saath Sabka Vikas. Okay, sir. I conclude. Shri Vaiko ji. Sir, you have 4 minutes. Vice Chairperson, I rise to support this bill. The first decade of last century, women in UK, England, they did not have voting rights. So women fought against the government to get voting rights. And Emily Bankers was the chairperson of the Women Brigade. One day she went to the London head post office and said, "You have to send a parcel to the Prime Minister's residence." What parcel? I am the parcel. They were perplexed. They were shocked. Is there any rule that a living person should not be sent as a parcel? Then what they have done? They have tied a badge along with their wrist and sent to the Prime Minister's residence. And the Prime Minister's Secretariat was shocked. And Prime Minister, Mr. Asjit, he was very much shocked. He came. "What for you have come to see me? You have not given voting rights to the women." Then finally, with these struggles, they got the voting rights. Here in Tamil Nadu, 1921, when Justice Party formed the government, they gave the voting rights. And then in 1929, the greatest champion of social justice, Periyar E.V. Ramasamy Nayakar, conducted the self-respect movement conference in Chengalpet. He said he adopted a resolution that property rights should be given to the women. After 60 years, when Dr. Kalaignar Karunanidhi became the chief minister, and he fulfilled the assurance given by the Chairman Periyar, and women were given the property rights. We have had a brave lady, Kannagi, who is known for her righteousness and bravery. The king of Madurai committed injustice by killing her innocent husband, Kovalan, on the false charge that he had stolen the ornament of queen. But on knowing the tragedy, Kannagi curses the king and curses the Madurai city to fire, and she is the global symbol of justice. Thillayadi Valliyamai was a South African Tamil girl who worked with Mahatma Gandhi in her early years in South Africa, fighting its apartheid regime, and observed fast. When she was dying, Mahatma Gandhi went to see her, and she said, "If I am reborn, I will again join you to fight against the whites." In Tamil Nadu, Velu Nachiyar drew her sword against the powerful British army and defeated them with the help of Tipu Sultan and Virupachi. Sir, you will have to Gopal start Nayak. concluding, please. I will take only 1 minute. The bill provides for the provision of 15 years initially, but I should suggest that it should be extended because it is too short a period. Similarly, delimitation exercise for constituency should be undertaken at the earliest so that these provisions can be implemented as soon as possible. Sir, Madam, some honorable members have demanded for reservation within reservation for women belonging to Dalit, OBC and minorities. I would suggest that some provision should be made for providing reservation to women belonging to these categories. With these words, I wholeheartedly support this Constitution Please Amendment conclude, Bill. sir. Shri Ramnath Thakur ji. श्रीमान, मैं समय पर अपनी बात रखूंगा। 7 मिनट है आप।
5 मिनट नहीं, 7 मिनट। 7 minutes. 7 मिनट। श्रीमान, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करना बहुत जरूरी हो गया। 1967 में भगवती देवी को 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भगवती देवी को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एमएलए बनाने का काम किया था और वो 1990 में लालू प्रसाद जी ने उनको एमपी बनाने का काम किया था। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि महिलाओं के प्रति उनका क्या दर्द था। अब मैं आता हूं 1967 के बाद 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को लागू करने का काम किया था और वर्गीकरण करने का काम किया था। 8% पिछड़ा को, 12% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और 3% महिलाओं को देने का काम किया था। अब मैं आता हूं उनके बताए हुए रास्ते पर नीतीश कुमार जी ने जनगणना का हम लोग कई बार राज्यसभा में उठा चुके कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। अब इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम 2029 को ये करेंगे। हम लोग बराबर करते आ रहे हैं। जनता दल की ये मांग है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% पंचायत के मुखिया के महिलाओं को देने का काम किया, जिला परिषद के उम्मीदवारों को देने का काम किया। अभी सबसे भारत में अकेला राज्य बिहार है कि 35% महिलाओं को, हर एक विभाग के महिलाओं को देने का काम किया। सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में महिलाएं वहां भर्ती हुई हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में, उसके अनुरूप भारत सरकार इसको लागू करे। और क्यों नहीं करे? ये मजबूत पार्टी है, बहुमत की पार्टी है। 2016 में 8 बजे रात्रि में भारत के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि 1000 रुपये का नोटबंदी हो जाएगा। 12 बजे के बाद वो कागज समझा जाएगा। तो उस समय उन्होंने क्या किया? महिलाओं के लिए आज जो गीत गा रहे हैं, उस समय क्यों नहीं किया? अब 2016 छोड़िए, 2019 में उनका अपार बहुमत आ गया। उसमें उन्होंने क्यों नहीं किया महिला आरक्षण का? इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार से, कि मजबूत हैं, अभी भी अपार बहुमत में हैं, वो रात में बैठें और महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें। हम ये निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से। नोटबंदी का काम किया, 2000 का नोट अभी भी बंद है, 30 सितंबर को उसका अंतिम है। इतने मजबूत रहते हुए वो 2029 में कर रहे हैं। इसका मतलब मुझको लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है महिलाओं के प्रति। इसलिए आइए हम सब मिलकर के भारत सरकार से निवेदन करें को जल्दी महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण देने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, दिल के बहलाने का सामान न समझे जाएं, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, महिलाओं को अब इतना भी आसान न समझा जाए, ये भी हम सबकी तरह जीने का हक मांगती है। इसको बगावत का ऐलान न समझा जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
हम पूरे राष्ट्र के 1,140,00,000 जनता की तरफ से, इस सदन की तरफ से हम निवेदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं नहीं कहता तू सवेरा कर दे, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, दो काम में एक काम तू मेरा कर दे, रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। समय से पहले आपने अपनी बात कर ली। वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। Thank you, Madam. I raise here today to support the bill. Our country is observing 75 years of independence. In our independent movement, women play most strong leadership and always very strongly women participated in our independent movement. Not only that, for the better India, for the independent India, many women lost their life, including a 10-year, a 14-year school girl from Assam, Kanaklata Barua, who was hosted our national flag in Gopur police station in Assam, and she was killed by the British police. So bring this bull in the 75 years of independence. This is the true respect to our independent fighter, especially for women. Madam, the bill is coming in proper time. The bill was first introduced in the parliament in the year 1996. I was witness in 1996. I was a member of Lok Sabha. Again, 2010, bill was passed in Rajya Sabha. But bill was passed, but not seriousness was there to pass the bill in Lok Sabha. So today, with confidence, with strong domination for the empowered women, this bill is coming, and I'm sure under the leadership of Narendra Modi, definitely this bill is going to implement this time. Madam, 96, I was a member. 2010, I was a member. But I have seen it when bill was come in the House. Due to the quorum, House was adjourned. It means intentionally bill was not passed in Lok Sabha. Today, with new spirit, with amendment, this bill is coming. This government always believed one nation, one constitution. One nation, one constitution is the dream of this government, and by Article 370 in Jammu and Kashmir, it was implemented. Sir, you have to start one concluding, nation, one please. constitution. And Please today, conclude. in the amendment version of this bill, into the amendment version of this bill, government is decided to give reservation to the women in Union Territory Delhi also. This is very welcome move because women from Delhi, women from Assam, women from the Uttar Pradesh, everybody have a equal right, and this government, Narendra Modi government, is going to implement it by amending the constitution, and I'm sure this bill will pass. This bill is passed
everybody will support the bill, and without voting, and this will pass, and it will be implemented very strongly. And in the year of the 75 years of our independence, bring this bill. I must compliment the government to bring this bill. With this, I totally, wholeheartedly support the bill and conclude my speech. Thank you. Time इनका Mrs. सरोज पांडे, कितना मिनट है इनका? धन्यवाद। आज मैं इस ऐतिहासिक You have बिल पर 15 minutes. मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देती हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को और धन्यवाद देती हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे स्त्रीत्व का, हमारे नारीत्व का, हमारे ममत्व का जो सम्मान किया है और देश की आधी आबादी को इस महिला आरक्षण बिल के माध्यम से स्थान देने का प्रयास किया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन है, बहुत साधुवाद है। नाम पर बात हो रही थी इस बिल के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, और जब शुरुआत में सदन में इस पर चर्चा हुई तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वंदन शब्द पर आपत्ति हुई। ये कैसी भारत की परंपरा है? अरे भारत माता का तो हम हमेशा वंदन ही करते हैं, लेकिन कभी इंडिया का वंदन नहीं होता है। भारत माता का वंदन होता है, और जो लोग भारत माता का वंदन करते हैं वो वंदन शब्द की महत्ता को नहीं समझेंगे। हमारे भारत की परंपरा रही है कि हमारे यहाँ अगर हमने कभी पूर्व में भी किसी की आराधना की है तो उसमें हमने नारी को पूजा है, और भारत में अर्धनारीश्वर का स्वरूप स्वीकार किया जाता है। ये बिल क्यों आया, ये बिल क्यों नहीं पास हुआ, हमारी मंशा पे शक हो रहा है। मैं पूछती हूं कि भारत की आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद ये प्रश्न पहले खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज का भारत महत्वाकांक्षी भारत है, आज का भारत साहसिक भारत है, और इस साहसिक भारत में मुझे लगता है कि इस अमृत काल में हमने एक नई शुरुआत की है। चंद्रयान पर कल सदन में चर्चा हो रही थी, और जब सदन में चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी तो शिव शक्ति शब्द का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और आज एक सुखद संयोग है कि इस सुखद संयोग में शिव शक्ति के साथ 15 दिन के बाद वहां पर भी सूर्योदय हो रहा है। मुझे लगता है कि अमृत काल में ये सुखद संयोग शिव शक्ति का, जहां वहां पे सूर्योदय हो रहा है, भारत में भी ये सूर्योदय इस महिला शक्ति के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां पर भी शिव और शक्ति का ही उपयोग है, और मेरा मानना है कि शक्ति के जागरण के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। इसलिए आज मेरा ये प्रबल विश्वास हुआ है कि शक्ति के जागरण के साथ इस अमृत काल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा, और इसके साथ ही साथ भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमारी मंशा पे सवाल करने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ और एक घटना याद दिलाना चाहती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी, तब प्रधानमंत्री होते हुए उनके साथ में जो देश की सबसे मजबूत कमेटी है, उसमें स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय राजनाथ जी और अरुण जेटली जी थे। सुषमा स्वराज जी के पास में विदेश मंत्रालय था, निर्मला सीतारमण जी के पास में रक्षा मंत्रालय था, अरुण जेटली जी के पास में वित्त मंत्रालय था, और राजनाथ जी के पास में गृह मंत्रालय था। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि घर और वित्त पुरुष संभाल रहे हैं, रक्षा और विदेश महिलाएं संभाल रही हैं। ये एक सुखद संयोग था
ये इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से हमारी प्रतिभा का उपयोग किया, हम पर विश्वास किया और इसलिए आज ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम को यहाँ पर लाया गया। पिछली बार यहाँ पर बहुत से विषय आए कि ये पारित क्यों नहीं हुआ, पिछली बार लोकसभा में आया, हमने 9 साल में क्यों नहीं लाया। मैं कहना चाहती हूं कि 9 साल में क्यों नहीं लाया इस पर करने की बजाय आज तो उत्सव का दिन है, हम सबको उत्सव मनाना चाहिए। आज खुशी का दिन है, मंशा पे शक क्यों? आप सब यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, आप श्रेष्ठ जन हैं, आप सभी को ये बात पता है। इस मंशा पर शक इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, हर जगह पर राजनीति हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर आप राजनीति कर रहे हैं। प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और उस प्रक्रिया के साथ में जब हम उस बिल को आगे लाएंगे तभी महिलाओं को आरक्षण बिल पर प्रावधान के तहत उन्हें उनका अधिकार मिल पाएगा। पूर्व में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित होते हुए उन्हें स्थान नहीं मिल पाया, लोकसभा में पारित नहीं हुआ। हर जगह की राजनीति भारत देश को बहुत पीछे ले जाती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी मंशा के साथ, बहुत साफ मंशा के साथ आज के इस उत्सव को मनाने का पूरी देश की आधी आबादी को अवसर दिया है। आज आपको जितनी भी गैलरी है, मैं कल से देख रही हूं, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, देश की आधी आबादी हमारे को यहाँ पर दिखाई देती है। ये हमको गौरव का अनुभव होता है। मैं इसलिए भी अपने प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि इस गैलरी से वो महिलाएं सुनने आई हैं कि हमारे श्रेष्ठ जन क्या कहते हैं, हमारे प्रबुद्ध जन क्या कहते हैं। बहुत सारी योजनाओं का विषय नहीं कहती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना को लागू करने के पीछे बहुत मार्मिक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को मैं कहना चाहती हूँ, उस घटनाक्रम को कहना चाहती हूँ। जिन राज्यों में बेटी का जन्म होना अभी शाप माना जाता था, बिटिया अगर पैदा हुई तो जो पैदा करने वाली माँ है वो भी तनाव में रहती थी, घर परिवार के लोग भी रहते थे, और बिटिया पैदा हुई तो उस बिटिया को बड़े से दूध के हौदे में डाल दिया जाता था। वो बिटिया उस दूध के बड़े से हौदे में अंतिम सांसें गिनती थी, इस धरती पर आती जरूर थी लेकिन विदा कर दी जाती थी। लिंगानुपात बार बार बदल रहा था, बेटों की संख्या बढ़ती थी, बिटिया की संख्या गिर जाती थी, और जब बिटिया की संख्या गिरने लगी, लिंगानुपात असंतुलित होने लगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी और उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार से होता रहा तो हम आने वाले समय पर कहां खड़े होंगे। ये दूरदृष्टि इसके पहले कभी किसी ने नहीं करी। उन्होंने शुरुआत करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ में मैं आपको गर्व के साथ इस बात को बताना चाहती हूं कि विश्व के आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में जो प्रकाशित हुई है, इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 8 अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। ये हमारा गौरव है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस लिंगानुपात को संतुलित करने का प्रयास किया, ये उसका गौरव है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस दूरदृष्टि के साथ इतनी छोटी सी बात जो लोगों को दिखाई नहीं देती थी, उस पर इस अभियान के माध्यम से उन्होंने शुरुआत करी। बहुत सारी योजनाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, हमारे को प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तमाम चीजें हुई, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम महिलाएं तो हमेशा से वंचित हैं। उस वंचित, शोषित, पीड़ित महिलाओं के साथ राजनीति कैसी? अरे हम तो रोज रोज अपनी योग्यता का प्रमाण देते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री जी उस पर अवसर देते हैं तो बार बार उस पर राजनीति करके, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके, उनकी मंशा पर संदिग्ध विषयों को खड़ा करके जिस प्रकार का यहाँ पर दृश्य उपस्थित किया जाता है, मुझे लगता है ये बेहद सोचनीय है। हमारी प्रधानमंत्री जी
आज की नारी को देवी बनाना नहीं चाहते, आज की नारी को दासी बनाना भी नहीं चाहते। आज वो चाहते हैं कि आज हमें एक मानवी के रूप में पहचान मिले, हम एक मानवी के रूप में अपना स्थान बनाएं। और इसलिए जब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज इस आरक्षण बिल के साथ ही एक नए उत्सव की शुरुआत होगी। देश में महिलाओं को अपना स्थान मिलेगा। और मेरा मानना है कि जब हम अपने स्थान की बात करते हैं तो इस अमृत काल में, भले उसका समय थोड़ा लंबा है, लेकिन इस अमृत काल में जो बिल पारित होगा या आने वाले समय में उस व्यक्तित्व को सुशोभित करेगा जो इस सदन में आधी आबादी के तौर पर उपस्थित होगी। महिलाओं में बहुत धैर्य होता है और इस धैर्य के साथ वो आगे बढ़ती हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा और हमारे धैर्य की लगातार कई उस पे कहानियां हैं जो सत्य है, लेकिन ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया। आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में मिले, इसका संघर्ष बहुत लंबा हो चुका है। बहुत साफ मंशा के साथ में इस बिल को लाकर जनगणना के माध्यम से संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के तहत यहाँ पे हम इसे लागू करें, और मुझे लगता है कि इस उत्सव में पूरे देश के लोग शामिल हों। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक पल का मुझे साक्षी होने का गौरव मिला है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट रजनी अशोक राव पाटिल। इधर 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 है, इधर है, इधर ही, ये कभी उधर नहीं जाएगी। You have 10 धन्यवाद minutes. महोदया। Yes, you have 10 minutes. धन्यवाद देती हूँ आपको मुझे बोलने का मौका दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 1 से 28वां संशोधन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन देने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज मैं खुद को बहुत गौरवान्वित, कृतज्ञ और भाव विभोर महसूस करती हूँ। और आज याद आती है मुझे मेरे नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जिनके दूरदृष्टि से और जिनके विजन से ये महिलाओं का आरक्षण का अधिकार मिलने का काम हुआ था। उनकी गहरी सोच की वजह से हमारी जैसी 15 लाख महिलाएं आज देश में अलग अलग जगह पे पंचायतों में, नगर पालिकाओं में काम कर रही है। इस देश की नींव का एक हिस्सा बन के खड़ी है। और मुझे ये बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि पहली 92 में जब ये लागू हुआ महिला आरक्षण विधेयक, और 93 में उसी के तहत में जिला परिषद में बीड़ से मैं पहली बार यहाँ चुन के आई थी। तो ये मेरी जो जर्नी है वो जिला परिषद से लेके यहाँ तक वो सिर्फ पॉसिबल हुई क्योंकि मेरी पार्टी के नेता, उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके ये बिल लाया था। 1989 में राजीव जी ने पहली बार ये बिल लाया। लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोग आज वंदन करना चाहते हैं हमें, उन लोगों ने उसको पराजित कर दिया और उनके कारण वो हमारा बिल पराभूत हो गया। 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ये जो हुआ, उसमें उसके तहत 1/3 हिस्सा, 1/3 महिला अधिकार के रूप में हमें हमारा पूरा अधिकार मिल गया, जिसमें बहुत सारी महिलाएं, कोई सरपंच बनी, कोई मेयर बनी, कोई पंच बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष बनी। और ये सब ठाकुर की से, जो ठाकुर की बात हुई, ठाकुर की से राज करने लगी। तब भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा कुछ लोगों ने कि मिस्टर सरपंच, ये शब्द उन्होंने यूज किया, मिस्टर सरपंच, कि हम नहीं काम करेंगे, उनके पति काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे काम हमने धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए और बाद में हम सब समझने लगे कैसे काम करते हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने अपना अधिकार जागरूक करने का काम अगर यहाँ पे इस बिल के तहत हुआ है। मैं नम्रतापूर्वक ये भी कहना चाहती हूँ कि 1996 में जब ये बिल पहली बार लोकसभा में आया, तब भी मैं लोकसभा में सदस्य थी। तो हमेशा महिला आरक्षण का बिल जब भी आता है, उसका एक एक सीढ़ी चढ़ के 30-35 साल का ये हमारा परिक्रमण हुआ है।
और मुझे लगता है 2029 तक यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये आता नहीं बिल। मैं मैडम 96 में जब बिल आया, उस बिल को इतना विरोध किया, उस बिल को फाड़ के टुकड़े भी कर दिए और गीता मुखर्जी के सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन को ये बिल सौंपा गया, ये गीता मुखर्जी। और गीता मुखर्जी के नेतृत्व में ये बिल का प्रवाह शुरू हो गया। धीरे 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 2010 साथ में आ गया और मेरी नेता सोनिया गांधी, उनकी मंशा थी कि जो राजीव जी का सपना था, जो आधा रह गया था, आधा तो पूरा कर दिया था उन्होंने पंचायतों में, लेकिन जो आधा रह गया था कि लोकसभा में और विधानसभा में भी हमारी बहनें आना चाहिए, वो सपना पूरा करने के लिए हमारी सोनिया जी आगे आई और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पहली बार 2010 में यह हमारा बिल पारित हो गया राज्यसभा में। लेकिन फिर लोकसभा में हमारा पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए वो हो नहीं पाया। 2014 में जब गवर्नमेंट बदली और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री जी हो गए, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, तो हमें लगा कि अभी तो ये भी करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे यही लोग बोल रहे थे, तो हमें लगा ये करेंगे। 2015 में सोनिया जी ने लेटर लिखा मोदी जी को, फिर 15 में लिखा, 16 में लिखा, 2018 में राहुल जी ने लेटर लिखा और बताया कि अगर ये बिल आप लाना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू कोऑपरेट यू, हम अनकंडीशनल आपका हमारा सपोर्ट करेंगे, आप ये बिल लाओ और ये बिल पारित करो। लेकिन ये नहीं हुआ और जब अभी 9 साल पूरे होने के लिए आए और एक साल दिख रहा है कि अभी चुनाव है, जिस सब तरह से मारे गए हैं, जब तरह से उनको लोग चीतू कर रहे हैं, तब उनको लगा कि अभी महिलाओं का कार्ड हम प्ले कर सकते हैं और इसलिए महिला बिल आया है। हमारे लिए कोई वंदना नहीं था, हमारे देवी, हमें वंदना मत ही करो, हम कोई देवी नहीं बनना चाहते, ना हम देवी बनना चाहते, ना हम बहन बनना चाहते, हम सिर्फ एक मानव बनना चाहते। वी वांट टू बी द ह्यूमन बीइंग। हमें मानव करके समझाओ, कोई किसी बड़े बड़े पेडेस्टल पे मत रखो, क्योंकि ऐसे कर करके बहुत साल हमें नीचे गिराने का कोशिश इन लोगों ने की है। 2 साल के बाद जब ये बिल आज आया है, तो मुझे तो उनके नियत में कुछ खोट लगती है। एक कारण यह है कि अगर उनके मन में मंशा थी तो उन्होंने पहले ही लाना चाहिए था। अगर ये अपना नोटबंदी का बिल एक रात में ला सकते, जीएसटी का बिल ला सकते रात में, और 3 कृषि कानून जो काले कानून थे, और इन्होंने बोला हम पुख्ता तैयारी करते, नड्डा जी ने बोला अगर पुख्ता तैयारी की थी तो 3 कृषि कानून वापस देने की नौबत क्यों आई आपके ऊपर? जरूरत नहीं है आपको, तो ये आपकी तैयारी है क्या? तो ये सब जगह पे यहाँ पे उनका उल्टा खेल हुआ है। और सत्ताधारी पार्टी की एक मंत्री, कल मैं जब सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि एक ही परिवार को पूरा श्रेय देने की कांग्रेस में होड़ चल रही है। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि जब एक परिवार के 2 लोग इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, जब एक परिवार की एक हमारी महिला नेता, जब हम सैल्यूट करते हैं, एक महिला नेता खुद प्राइम मिनिस्टर का त्याग करती है, एक ही हमारे परिवार के एक बच्चा लड़का हमारा राहुल गांधी जब बाहर निकलता है और ये मोहब्बत का दुकान इनके नफरत के बाजार में खोलने के लिए भारत जोड़ो करके निकलता है। भारत जोड़ो में जब लोग वो निकले, मैंने खुद देखा है मेरे आंखों से, क्योंकि परसों भी बीच में वो ले लड़ाक भी आए थे, तब भी मैं उनके साथ थी। ये जो हुआ है उसमें सभी लोगों ने और खास तौर पे हमारी महिलाओं ने अपनी मन की बात, मैडम आप एक महिला है, हम किसी आदमी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते अगर हमें विश्वास नहीं आता है तो, लेकिन वो महिलाएं गले पड़ रही थी, रो रही थी, बता रही थी अपनी पीड़ाएं, अपने दुख दर्द राहुल जी को बता रही थी। मुझे ये दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये परिवार को नाम रखना, इसमें आपको क्या सुख मिलता है? पंडित जी से लेके हर रोज 60 साल में क्या किया, आपने क्या क्या करके मारते हैं। 30 साल में तो ये लोग सत्ता में भी नहीं है, बाहर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आप छोड़ते नहीं है। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। आज जब विशेष सत्र शुरू हो गया, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा माहौल हो गया है। पहले दिन हम वहाँ पे फोटो हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सेरिमोनियल सब रिसेप्शन हुआ। लेकिन 2 दिन से मैं यहाँ देख रही हूँ बड़े फिल्म बॉलीवुड के, हमारे मुंबई से आके बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ यहाँ पे दिख रही है मुझे, और कभी ऐसे पूरा पहले हुआ नहीं था। और उनको फोटोग्राफ किया जाता है, उनका फोटो सेशन होता है। हमें उनको लाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जब लाते हो तो उसका सिर्फ अपना फायदा मत करे। हमारे सामने जो मंत्री जी बैठे हैं उनका फोटो मैंने कल देखा, मिठाई खिला रहे।
अभिनेत्रियों को। तो अरे आपको मिठाई भी खिलानी है तो जिनका हमें जम्मू कश्मीर में शहादत दी है उनके घर जाओ, उनके घर के आंसू पोंछने की कोशिश करो। मणिपुर में जाओ, मणिपुर के महिलाओं को जब नग्न किया जाता है और उनको जब एक बलात्कार किया जाता है, उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश को जब ओलंपिक के मेडल मिलवाने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उन महिला पहलवानों को अब घसीट के लेके जाते हो रास्ते से, और उनके लिए आपके यहाँ हमदर्दी नहीं, लेकिन आपको हमदर्दी है जो बॉलीवुड से आती है उनको खिलाओ। और वो भी महिला आती है मैडम, वो भी, और अच्छा आज जो वो भी आती है अपने फिल्म का प्रमोशन करती है मैडम। हमारा विरोध इसलिए नहीं कि वो आती है, उनको आने दो, लेकिन अपना प्रमोशन उन्होंने नहीं यहाँ करना चाहिए, और उसके लिए फोटोशॉपिंग होता है, पत्रकार आते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हमें दिया है, मैं चेयर का रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। आपने जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर हम आ गए, तो मैडम मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में, जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट क्या है, कि नए पार्लियामेंट में हम आए तो पार्लियामेंट क्या है समझ ले पहले, तो वहां पे पहला ही वाक्य यही है कि देयर शिल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस to be known as respectively as the Council of States and House of People। कहा है हमारा पहला जो वाक्य है उसमें हमारे राष्ट्रपति जी कहा दिख रही है। 3 दिन हमारा ये समारोह हुआ, एक महिलाओं के लिए आप सेशन रख रहे हैं स्पेशल, और इतना हमारे एक आदिवासी महिला करते हैं आप, तो सिर्फ उनका यूटिलाइज करने हो क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना, किसका? द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना आवश्यक था, और वो अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये संघर्ष का प्रवास जो हमने किया है शुरू, जो मैंने बताया 96-89 से शुरू हुआ, और मैं 4 लाइनें बताना चाहती हूँ कि ना किसी को गिराया, ना खुद ही को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, वहां पहुंचे आप जहां पहुंचे आप छलांगे लगा के, आप जहां पे छलांगे लगा के पहुंचे वहां पहुंचे हम भी, मगर धीरे धीरे। बस डिलिमिटेशन हो गया मैडम, डिलिमिटेशन सेंसस हो नहीं हो इसके आड़े नहीं आना चाहिए, हमारे बिल के आड़े आना नहीं चाहिए, सेंसस नहीं आना चाहिए। और दूसरा, मैं और एक लास्ट में बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो बोलते कि हमने सब किया, मुझे लगता है इनको अल्जाइमर हुआ है बीजेपी वालों को, उनको पहले कुछ याद ही नहीं आता है। 2014 के बाद कई सब याद आता है, या देवी देवता वैदिक काल याद आता है। तो मुझे ये लगता है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिलाओं की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर जिनका नाम आज लेना हमें आवश्यक लगता है कि अगर वो नहीं होते, कांग्रेस पार्टी नहीं होती, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वोटिंग का अधिकार भी मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता और ऐसे भाषण देने पड़ते थे। उन्हीं के कारण हमें हमारा वोटिंग का अधिकार भी मिला है। इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा जी दी है कांग्रेस पार्टी ने, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभाताई को दिया है, प्रथम स्पीकर मीरा कुमार को दिया है, और बीजेपी ने सिर्फ बताना चाहिए मैडम कि किसको उन्होंने किया है। अध्यक्ष कभी बीजेपी की महिला हुई है, आरएसएस इसकी प्रमुख कभी महिला हुई है, ये जरूर बताना चाहिए, और ये बता के उन्होंने अपना पलड़ा झाड नहीं लेना चाहिए। मी मराठीमध्ये फक्त 2 मिनिटं बोलणार, एकच मिनिट झालं तुमचं, मराठीमध्ये 1 मिनिटं बोलू दे मला, माझी भाषा आहे ती। आज गणपती आणि महालक्ष्मी आहेत, गौरी आहेत आमच्याकडे, त्यामुळे आज गौरी येणार आहेत तुम्ही आमच्याकडे, आहेत महालक्ष्मी। तर गौरी येणार आहे, त्यामुळे मला सगळ्या माझ्या बांधवांना आमच्या महाराष्ट्राच्या रीतीप्रमाणे तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्यात आणि गणपती बाप्पा मोरया म्हणायचं आहे, आणि एकच सांगायचं की आमचा महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र हा जिजामाता होत्या म्हणून शिवबा तयार झाली, चांद बीबी होती, महात्मा फुले सावित्रीबाई फुलांच्या बरोबरीने लढत होता, रमाबाई आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, ताराराणी, अहिल्याबाई, असे किती नावं आहेत आमच्याकडे की ज्या नावांना उल्लेख करून या देशाला आम्हाला फार मोठं सन्मान वाटतो। आणि त्यामुळे मला आज नारी शक्ती वंदन करत असताना मी आपल्याला एवढीच विनंती करेन की आम्हाला आमचं माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्या, आम्हाला देवता बनवू नका, देवी बनवू नका, लक्ष्मी बनवू नका, आम्हाला देवता न बनवता माणूस म्हणून जगायचा अधिकार द्या। आणि हे जे बिल आहे
ते लवकरात लवकर इतकी 40% आमचे ह्याचे आहेत कास्ट आहे आमच्या, तर ती कास्ट धरून ओबीसी, SC, ST या सगळ्यांनी म्हणून ते बिल लवकरात लवकर पास करा. धन्यवाद, आपण मला वेळ दिल्यामुळे. जय हिंद. मौसम नूर. Thank you, Vice Chairperson, Madam. Madam, I come from a party called the All India Trinamool Congress, whose founder gave 41% of Lok Sabha tickets to women way back in 2014. I come from a party founded by Ms. Mamta Banerjee, which already has 40% of women MPs in the Lok Sabha. I come from a party that already has 50% women elected in the panchayats and the municipalities. I come from a party founded 25 years ago, which spoke up in Parliament for the Women's Reservation Bill way back in 1998. Madam, our words were not empty words. Our words were put into action. Today, we are glad that the rest of India, including this government, who gave only 12% tickets to women, has learnt little from India's only woman-serving chief minister. The BJP has 16 chief ministers, none of them are women. Madam, we have already implemented the Women's Reservation Bill in the past. This government is trying to bring a bill in the present, which it cannot implement in the near future. Madam, Mr. Prime Minister, sir, listen carefully to what I'm saying. I am Mausam Noor from Malda, West Bengal. I have been elected twice in the Lok Sabha and now serving my third term in Parliament in the Rajya Sabha. If you are really serious about this bill, please give 33% tickets to women in the 5 upcoming state elections in November this year and in 2024 general elections next year. Madam, of course we support this bill. It is our bill. It is our idea. It is what we have already implemented. Let me try to explain to you how this bill is fundamentally flawed. Because this bill is linked to both delimitation exercise and a census. It is like writing a check with no balance in your account. And the check is dated not 2023 September, but maybe 2034. In other words, you can't cash the check now. You can only keep it in your drawer. You will feel good, but you won't have any money in your account. That is exactly what this government is telling the women of India. Madam, going beyond the walls of Parliament, we as a nation need to change our thinking. In the Election Commission of India, of the 9 top posts, not one is a woman. Out of 11,000 IS officers between 1951 to 2020, only 1 in 10 was a woman. Only 1 out of 10 IPS officers is a woman. Out of the 680 judges, only 83 are women. Only 15% of women hold senior and managerial positions in India. It is heartening that in West Bengal, every district has a police station that is solely run by women. Madam, if women have to be represented, it has to be a team effort. And in conclusion, sir, Madam, I ask the Prime Minister, what is the name of that Lok Sabha MP of yours who shamed us, who harassed our champion wrestlers? On behalf of the women of India, what is he still doing, sitting here in this new building? Thank you, Madam. नेक्स्ट कौन है मैम नेक्स्ट ये है आर गिरिराजन. Thank you, Chairman. Honorable Chairman, first of all, I thank Chairwoman.
Chairperson, sorry, sir. Chairperson, Honorable Chairperson, first of all, I thank my beloved leader, Talabadi M.K. Stalin, for providing this opportunity to speak in this August House. Representing DMK, for the 75 years, Dravida Munnetra Kazhagam has been fighting for women's rights. We welcome the Women's Reservation Bill. The pertinent question is, why has not the Modi government shown even 1% of the concern it showed in passing the controversial Agrarian Bill, Acts, Citizenship Amendment Act, Kashmir Special Status Act, and the 10% reservation for passing the Women Reservation Bill? People have apprehension on the timing and the cunning manner the bill is drafted as sinister design. People will understand that despite the strength of the majority, they have remained blind for the past 9 years and are trying to do an electoral jumla as usual. Madam, even if the bill is passed now, the implementation of that will take many more years, as they have included a clause in Article 334A, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People. The Legislative Assembly of the states shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose of the relevant figures of the first census taken after commencement of the Constitution 128th Amendment Act 2023. That it will be implemented after the delimitation of the constituencies were done. Delimitation of Lok Sabha constituencies in various states and assembly constituencies will be done only after 2026. The next election after delimitation will be held in 2029. So, implementation of the said act cannot be implemented before 2029. There is no guarantee when the census will be held. The census that never took place, the redistricting based on it, and the strange play of passing the law now to supposedly come into effect in 2029 is an electoral shame of failure. Madam, the delimitation of constituencies has got its own problems and grave issues which need to be thrust out thoroughly before arising at the total number of Lok Sabha constituencies and assembly seats in states in the country. The play to reduce the representation of the people of South India, especially from Tamil Nadu, in the Lok Sabha, in the name of the constituency delimitation, must be nipped in the bud. The union government must now give an assurance that it will not deceive Tamil Nadu and other South Indian states. The BJP-led government should consider the rationale behind the demand for reservation for women from most backward communities. There should be an inner reservation for women and OBC and BC while implementing 33% reservation. The DMK President and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, in his statement and reiterated this aspect. Madam, gender equality means empowering women in all ways and in all places. For that, they should first be given their proper places. Dravida Munnetra Kazhagam has been insisting on this. Whenever DMK government is formed, it is implemented. In 1996, Chief Minister Kalangnar has provided 33% reservation for women in local bodies. By the end of the 1996, election to local bodies such as Panchayat unions, municipalities and corporations were held by the DMK. The Women's Reservation Bill has pending for nearly 27 years. The Women's Reservation Bill was first introduced in 1996 in the Union government of the DMK in 2005-2. The DMK-led Union government introduced the bill. The BJP, which initially said it would support it, then opposed it. Uma Bharati, who spoke on behalf of the BJP, has vehemently opposed it. Among those who have opposed it in the past, in the present, UP Chief Minister Yogi Adityanath also. Under the Congress, DMK-led UPA 1 government, the Women's Reservation Bill was introduced in the Rajya Sabha on March 8, 2010, Women's Day,
and passed the next day during the UPA government. Before that, Honorable Devagowda's government brought this bill. Our floor leader Tiruchi Siva also spoke on that bill. Unfortunately, it could not be passed in the Lok Sabha due to the opposition from some political parties. The BJP government, which came to power after the shelved the bill. In the 2014 and 2019 elections, the BJP government won a majority. If they wanted to pass the bill, they could not accomplish it immediately. But they did not even bother to introduce the bill for the reasons better known to them. In 2017, we took out a rally in Delhi on behalf of the DMK. Mrs. Kanimozhi, the woman wing secretary and then Rajya Sabha member, now Lok Sabha member, led the rally which was held to press for the implementation of 33% reservation for women parliament and assembly constituencies in states. Madam, former Prime Minister Rajiv Gandhi ensured reservation in local bodies. Former Prime Minister Manmohan Singh introduced the Women Reservation Bill in Parliament and State Assemblies in the Rajya Sabha. The achievements of both of them deserve to be remembered now. On behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, I welcome the bill to provide 33% reservation to women brought in by the Union government. Even if it is done because of the passage of time, I urge these Union rulers to consider its justification and not ignore the demand for representation for women of the backward and most backward communities. India is the only country that has not yet conducted a census that takes place once in a decade. So far, BJP has not given assurances of when it will be happen. The delimitation of constituencies based on the population alone in the dagger hanging over the head of Tamil Nadu and the South Indian states. The political conspiracy is increase the number of MPs from North Indian states like UP and Bihar and reduce the political representation in South India must be defeated. The unjust attempt to deceive you, politically conscious in Tamil Nadu must be nipped in the bud. Even Chandrayaan softly landed on the south pole of the moon. BJP cannot land it in the South India. Mind it. Following the footsteps of Doyen of social justice and Dravidian model, Tandai Periyar, Perariyaranna, Dr. Kalaignar, several far-sighted initiatives and schemes for women empowerment were being implemented by the DMK government. Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Sri M.K. Stalin, is continuing the legacy of the Dravidian model governance. Today, welfare schemes for women that are being implemented in the Tamil Nadu over the last 5 decades. Equal rights for women in family properties, 1989. Increase the reservation for women in government jobs, 40%. Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme aimed at ensuring maternal nutrition. Schemes for education, marriage assistance and remarriages, fare-free travel for women in government-run city buses. The Molu Ramarthamammayar Higher Education Assurances Schemes provides 1,000 rupees financial assistance to girls till they complete the recognized courses. The government of Tamil Nadu has launched the Grand Social Welfare Initiative for women, Kalaignar Magalir Urimai Togai Tittam, on September 15. Though this scheme is monthly financial assistance of rupees 1,000 is provided to 1,650,000 eligible women family heads in the states. Madam, Tamil Nadu has become the role model state in the country due to the continuous efforts of our great leaders, Tandai Periyar, Perariyaranna, Dr. Kalaignar, Thalapathy M.K. Stalin. Madam, only 1 minute. Madam. I'm sorry. I've been asked to tell you that your time is over. Okay, just Madam, our Dravidian model government, we have fulfilled all our poll promises. But at the same time, we have the union government led by Sri Narendra Modi at the center for almost a decade. We have never seen any other government which never bothered to fulfill the poll promises. The Narendra Modi led by BJP government has several political and electoral promises never to be fulfilled. No other government has promised so much electoral jumlas than this government. We can publish volumes of electoral jumlas of Narendra Modi and his government. They promised that all the black monies stashed in foreign countries by Indians will be brought back and rupees 50 lakhs would be deposited in bank account of each and every citizen. This remains as a greatest jumla of BJP. The BJP has promised to provide 2 crore new jobs every year to the people of this country, especially the educated youth. But the unemployment problem has reached the highest in the history of the independent India.
I conclude, Madam, when the Narendra Modi became the Prime Minister, he has promised the people of India that linking rivers, especially the peninsular rivers, but nothing happened so far. All these promises still remain as electoral jumla. It is a surprise, though the Women Reservation Bill is passed and the President's assent was given. The implementation of the Act will have to wait several years and pass through several orders. In the last 10 years, people of this country have seen and experienced enough jumlas and U-turns from this government. And I only wish that the people of India will teach them a lesson in 2024 electoral battle Don't keep for all women the electoral waiting. jumlas. Thank you, Madam. Thank you. सुलता जी आइए. जय जगन्नाथ. Honorable Vice Chairman Madam, thank you so much giving me the permission to speak in my mother tongue Odia. From my party Biju Janata Dal, I support the bill. ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ବିଲ୍ କି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି. ଏ କୋଟ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କୋଟ. Women empowerment is not a slogan but a non-negotiable code for us. नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल उपर आलोचना होची इंडिया टुडे ग्रुप रे गतकाली पब्लिश होची जे ओडिशा होची नारी शक्ति बंधन रे सबुठु आगरे. एथिपाई मु गर्व अनुभव करे. स्वर्गत बिजू पट्टनायक जे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थिले ओडिशा रो से गोटे कथा कही थिले सेटा बोधवे समस्त हृदय को छुईब जे मनटा छोट कले जातिटा छोट हो जाए. सेथिपाई से प्रथम करी ओडिशा होची एभली राज्य जे प्रथमे 1992 मसीह रे 33 भाग स्थान संरक्षण करिथिला महिलांक पई पंचायत राज विधि व्यवस्था भितर एवं 33 भाग महिला सेतबेले निर्वाचित होइके आस्थिले. तांकर पुओ सुयोग्य पुत्र मोर नेता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मो दलर सभापति से बा कहीं पछे जीवे. तेणु से मध्य तांको पितांक पदांक अनुसरण करथिले एवं से मध्य जानिथिले जे कोठी ना कोठी जो जाति जेते आगु को बढ़िबो तापे महिला मानकर सशक्त हबार आवश्यकता अछि. जदि महिला सशक्त नहीं से जाति से समाज से राज्य से देश केबे आगु को बढ़ी पारिबो नाही. तेणु से आगु को बढ़ी 2011 रे पंचायत राज निर्वाचन रे कोभली भाव में 50 भाग महिला निर्वाचित हो पारे से नियम करथिले एवं 2012 मसीह रे पुणी बदले देथिले. पुणी आउरे गोटे नियम करथिले जे अर्बन लोकल बॉडी माने सहरांचल रे महानगर निगम हो किंबा एनएससी हो कोभली भाव में महिलाटे आगो को आसीबो तापे मध्य 50 भाग स्थान संरक्षण करथिले. जहा पाई आज ओडिशार 3टी महानगर निगम रे 2 जण महिला अछंती. ये होची बिजू जनता दलर महिला मानक पई प्रतिबद्धता. मु कहिबी महिला मानकू आज सशक्त करिवार आज महिला संरक्षण बिल उपर आलोचना होची. महिला मानकू सशक्त करिवा पई समस्ते आज गोटे एकजुट हेचंती. किंतु मोर मुख्यमंत्री मो दलर नेता श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक 2001 मार्च 8 तारिख रे मिशन शक्ति गठन करथिले जे महिलाटे को केमिति भाबर आगो नहीं पारिबे सशक्त करि पारिबे. आज को से मिशन शक्ति रे मध्य जदि देखिबे 70 लाख महिला कोठी ना कोठी जोड़ी हेचंती एवं आगो को बढ़ुचंती. ये किछि कम बड़ कथा न. महिला को सशक्त करिवारे माननीय मुख्यमंत्री होचंती बोधवे समग्र देश रे अद्वितीय तांको भली के हेई पारिबे नहीं. से सबु बेले कोठी ना कोठी चिंता करिसंती महिलाटा केमिति आगो को बढ़िबो. आज मिशन शक्ति जो डिपार्टमेंट कथा मु कहूली से गोटे महिला डिपार्टमेंट आउ सी डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट हो पार्टी मंत्रिमंडल गोटे सेपरेट मंत्री अच्छा गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट हो पार्टी. मिशन शक्ति माध्यम रे जदि कहबा केवल महिलाटा सशक्त होइछि नुहे महिलाटा सशक्त हवा संगे संगे जदि देखिबे महिलाटे आज गोटे उद्योग माने मुख्यमंत्री खाली सशक्त महिला करने को चाहना महिलाटे को उद्योगपति केमिति हेई परिबो तापे मध्य से चिंता करछंती. एवं महिलाटे आज जदि देखिबे एसएचजी रु आज बाहर किना महिलाटे निजर कंपनी करिछि बिजनेस करिछि सीईओ हेछि एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य ता कंपनी रहिछि. आउ बेसी दिन दूर नुहे जे ओडिसा रा महिलाटे आज
जो कथा मु कहूँ सीओ हूँ आज भारत वर्ष नुहे समग्र विश्व में प्रतिष्ठित हो पार आर पछरे केवल जड़े जननायक अच्छा जी हूँ माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जे सब बेले चाहते महिलाटे केमी आग को बढ़ू गोटे कथा आमर अच्छी ओडिया रे जे सब बेले सफल ये हर लैंग्वेज में भी है सब बेले सफल पुरुष पछरे जड़े महिलार हाथ अच्छी किंतु मु कहि मो भले जड़े आ मो भले अनेक महिला सफलता पछरे मो दलर मुख्यमंत्री माननीय नवीन पट्टनायक हाथ अच्छी जी आमको राजनैतिक क्षेत्र में सशक्त अर्थनैतिक क्षेत्र में सशक्त कर धन्यवाद जनइबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जे से आमको आज ए बिल बिल की आगो को बढ़ाइबार से साहाय्य करछन्ती तेणु से सब बड़ा दाबी रखी ए दाबी आज पूरण होची तेणु तांका पई मु एठू मध्य प्रणाम जणैबी जय जय। थैंक यू मैम। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to speak on the Women Reservation Bill in Telugu language, which is my mother tongue, ma'am. Respected ma'am, ఈ బిల్లు ఆహ్వానించదగ్గది, అభినందించదగ్గది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని మరి మనస్ఫూర్తిగా ఈ బిల్లు తెచ్చినందుకు అభినందిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ బిల్లుకి పూర్తిగా మా మద్దతు ప్రకటిస్తూ కానీ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ సమ్ డిమాండ్స్ అండ్ డిజైర్స్ on OBC reservations. I would like to place before the government through you, ma'am. Please permit me. మన దేశంలో దాదాపు 50% మంది మహిళలు ఉన్నారు. ఈ 50% మందిలో రాజకీయాలు మాట్లాడే వాళ్ళు లెస్ దాన్ 0.5%. రాజకీయాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, రాజకీయాలు మాట్లాడే వాళ్ళు లెస్ దాన్ 1%, అందుకంటే ఎక్కువ ఉండరు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే దీంట్లో 33% రిజర్వేషన్లు కల్పించారు. ఇక్కడ నా కోరిక ఏంటంటే ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వేషన్స్ ఎట్లా షెడ్యూల్డ్ కులాలకు షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్కు ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు, మహిళలకు కూడా ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వేషన్స్ 50% ఇస్తూ దాంట్లో 27% ఓబీసీలకు కూడా ఇవ్వమని నేను ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా మరి విజ్ఞప్తిస్తూ ఉన్నాను. సామాజికంగా ఓబీసీలు సామాజిక వెనుకబడుతున్న ఉన్నవారు, ఆర్థిక వెనుకబడుతున్న ఉన్నవారు, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం లేని మహిళలు, సంపన్న కుటుంబాల్లో ఉన్న మహిళలు కూడా ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం లేని దేశం ఉంది. మరి విద్యార్థులకు వెనుకబడుతున్న ఉన్నవారు మంచి 50% రిజర్వేషన్స్ ఇస్తూ మహిళలకి మరి 27% ఓబీసీలకు కూడా రిజర్వేషన్ ఇవ్వమని మరి కోరుతూ దీని మరలా ఈ బిల్లులో డీలిమిటేషన్ తర్వాత ఈ బిల్లు అమల్లోకి వస్తుందని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే దాదాపుగా 7 సంవత్సరాలు వేచి ఉండాలి. ఈ బిల్లు అయిన తర్వాత చట్టరూపం దాల్చిన తర్వాత 7 సంవత్సరాలు వేచి ఉండాలి. మాకు తెలుగులో ఒకటి ఉంది, పంచభక్ష పరమాణాలు పెట్టి మరి ఒక 7 సంవత్సరాల తర్వాత తిందిరిగానంటే ఎంత అందంగా ఉందో ఈ బిల్లు కూడా అంతే అందంగా ఉంది. ఇది చాలా దురదృష్టం. వెంటనే రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి వచ్చేలాగా చేస్తే ఇది ఉపయోగం ఉంటుంది. మరి వారి పార్టీకి కూడా మంచిది, ఇది మంచి ఆలోచన చేయమని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. మేడం, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్? ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ to improve the opportunities of social and educational status to the unprivileged communities and thus uplift their lifestyle to have a place in the mainstream of the Indian society. That's the object. Object adhe principle ni why don't you apply to the OBCs? OBCs ki endiki apply cheyaru object ayokka principle ni endiki apply cheyaru daniki villu emaina మరి ఆర్థిక వెనుకబడుతున్న లేని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా, ఇది విద్యా వెనుకబడుతున్న లేని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా, లేదా సామాజిక వెనుకబడుతున్న లేని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా? ఎందుకు అప్లై చేయాలి ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఇక్కడ? అంటే ఎందుకు ఈ వ్యత్యాసం చూపిస్తూ ఉన్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు.
దయచేసి దీని మీద మరి ఆలోచన చేయవలసిందిగా నేను గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని కోరుతూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఒకసారి మీ దృష్టికి ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాను. ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు సెంట్రల్ లా మినిస్టర్ గారికి హీ రోట్ ఎ లెటర్, ఒక లేఖ రాశారు సెంట్రల్ లా మినిస్టర్ గారు, ఓబీసీలని హైకోర్టు జడ్జిలుగా నియమించకూడదని. అంటే ఓబీసీస్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అపాయింట్ యాజ్ జడ్జెస్ ఇన్ ద హైకోర్ట్స్. ఎంత దురదృష్టకరమైన లేకో చూడండి ఒకసారి. ఎందుకు ఈ ఈ అణచివేత ఎందుకు ఇంకా ఈ రోజుల్లో కూడా ఎందుకు అణచివేస్తూ ఉన్నారు? ఒకసారి రీసెంట్గా వచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. హిమబిందు అని ఒక యంగ్ లేడీ ఉమెన్, ఆమె ఆ జడ్జి, ఆమె ప్రిన్సిపల్ జడ్జి టు ఏసీబీ కోర్ట్ అట్ విజయవాడ. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ మీద వచ్చిన ఆరోపణలకి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చేసినటువంటి జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారు ఓబీసీ కేటగిరీకి చెందినవాడు. హైకోర్టు జడ్జిగా ఉన్నటువంటి మరణించినటువంటి కీర్తిశేషులు జస్టిస్ బిఎస్వై స్వామి గారు కూడా ఓబీసీ కేటగిరీకి చెందినవారు, మాజీలాకు చెందినవారు. వీరేమైనా వాళ్ళు రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి జడ్జిమెంట్లు ఏమైనా ఇచ్చారా? ఎందుకు ఆ లేఖ రాస్తారు? ఎందుకు ఈ నిరంకుశత్వం? ఎందుకు ఈ అణచివేత? ఇది ఒకసారి ఈ సభ దృష్టికి, ఈ దేశ ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడానికి నేను చాలా బాధపడుతున్నానమ్మా. దయచేసి ఇటువంటి లేఖలు కానీ ఇటువంటి అణచివేతలు కానీ ఇంకా కొనసాగుతున్న ఈ రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ఓబీసీలకు కూడా తొందరగా రిజర్వేషన్ పెట్టకపోతే ఇంకా వారికి ప్రశ్నించే తీరు అలవాటైంది. విద్య పెరిగింది, విజ్ఞానం పెరిగింది. మరి ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంకా అణచివేతకు గురి చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇక వేచి చూచటం ఇంకా ఓపిక లేదు. దయచేసి వెంటనే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు దీని మీద ఆలోచించి ఓబీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు అర్జెంటుగా తీసుకురావాల్సిందిగా వారిని కోరుతూ మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తమకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. నెక్స్ట్ స్పీకర్ శ్రీ రవిచంద్ర వడిరాజు. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈరోజు మొదటిసారిగా నాకు మహిళా బిల్లుపై స్పందిస్తూ ఈరోజు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ, ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినటువంటి కేసీఆర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత. మహిళలు ఎక్కడ గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు సంచరిస్తారు. అలాంటి సమాజం అభివృద్ధిలో ముందుకెళ్తుంది. ఎక్కడ స్త్రీ గౌరవింపబడదో అక్కడ ఆ సమాజం బాగుపడదు అంటుంది మన సంస్కృతి. వేదాలు, పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లో స్త్రీకి గౌరవం ఉంది. పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లో స్త్రీకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆదిపరాశక్తిగా స్త్రీకి తొలి పూజలు చేశారు. ప్రకృతిని స్త్రీ రూపంగా చెప్పాయి. వేదాలు మాతృదేవో భవ అని తల్లిని ప్రత్యక్ష దైవంగా పూజించమని చెప్పారు ఋషులు. మన ఉపనిషత్తులు, శాస్త్రాలు స్త్రీని సాధికారత కలిగిన శక్తి స్వరూపంగా పేర్కొన్నాయి. మాతృసామ్య వ్యవస్థ తర్వాత రాజరిక వ్యవస్థలోనూ మాతృసామ్య వ్యవస్థ కొనసాగింది. స్త్రీ గౌరవించబడింది. మారుతున్న కాలం కుటుంబ వ్యవస్థ మొదలు కావడంతో స్త్రీకి కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగి ఇంటికి పరిమితమయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో సమాజంలో పురుషాధిక్యత పెరిగింది. అవకాశంలో సగం కుటుంబం జీవనంలో ఆడ మగ సమానమే. ఇలాగే అవకాశాల్లోనూ చట్టసభల్లోనూ సమాన హక్కుల కోసం 30 ఏళ్ల కిందటే ఉద్యమాలు మొదలయ్యాయి. కేంద్రంలో పాలకులుగా ఉన్న రాజకీయ పార్టీలకు చిత్తశుద్ధి లేకపోవడంతో బిల్లు ఏళ్లుగా కాగితాలకే పరిమితమైంది. మహిళల రిజర్వేషన్ అంశం ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల అంశానికి ముడిపెట్టడంతో ముందుకు పడలేదు. పలుమార్లు బిల్లు పార్లమెంటు ముందుకు వచ్చినా ఒక అడుగు ముందు 2 అడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా కొనసాగింది. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నుంచి స్వరాష్ట్ర ఉద్యమం దాకా తెలంగాణ మహిళలు రాజ్యాన్ని ఏలడమే కాదు, అవసరమైతే రాజ్యాన్ని ధిక్కరించే ధీరత్వం కలిగిన వారు. సంక్షేమ పాలన అందించిన రాణి రుద్రమదేవి నుంచి మొదలుకొని సమ్మక్క సారలమ్మ దాకా, చాకల ఏలమ్మ దాకా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం, ప్రత్యేక తెలంగాణ పోరాటం వరకు మహిళా శక్తికి ప్రతీకగా నిలిచింది తెలంగాణ నేల. ఉద్యమ స్ఫూర్తితో కొనసాగిస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళా సాధికారిత సంక్షేమం కోసం ఎంతో కృషి చేస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళా సాధికారిత సంక్షేమం కోసం స్థానిక సంస్థల్లో 50% రిజర్వేషన్లు
జిహెచ్ఎంసీలో మహిళల్లో 50% రిజర్వేషన్లు, మార్కెట్ కమిటీల్లో దేవాదాయ కమిటీల్లో 33% రిజర్వేషన్లు, ఉద్యోగాలలో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లు, పారిశ్రామిక పార్కుల్లో 10% రిజర్వేషన్స్, 2015 నుంచి సివిల్ పోలీసు ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్, సాయుధ రిజర్వ్ పోలీసు ఉద్యోగాల్లో 10% రిజర్వేషన్, ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ ప్రారంభంలో కూడా 33% రిజర్వేషన్, అక్రిడేషన్లో మహిళా జర్నలిస్టులకు 33% రిజర్వేషన్స్, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, ఒంటరి మహిళలకు పింఛన్, బీడీ కార్మికులకు ఆసరా, మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి నల్ల నీరు, ఆరోగ్య లక్ష్మి, కేసీఆర్ కిట్, కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్, గృహలక్ష్మి పేరుతో మహిళల పేరుతో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, మహిళల పేరుతో ఎస్సీల కోసం భూమి కొనుగోలు పథకం, తెలంగాణలో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ప్రత్యేకంగా ఇండస్ట్రియల్ పార్క్, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం వీ హబ్, ఉమెన్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ హబ్. ఇవి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమైన మహిళల కోసం ఏర్పరిచినటువంటి అనేక స్కీమ్స్. ఇవి కాకుండా ఇంకా చేస్తున్నటువంటి మనం మహిళలు ప్రపంచ కప్పులు, ఒలింపిక్స్ కప్స్, మెడల్స్ తెచ్చేటువంటి పివి సింధు, మేరీకోమ్ బాక్సింగ్, మేఘనా సాదుల రైఫిల్ పోటీ, వీళ్ళందరూ కూడా గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు ఇంకా ఎంతోమంది మహిళలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నవారు. వీరి గురించి మనం జూన్ 14 2014 జూన్ 14వ తారీఖున తొలి సెషన్ అసెంబ్లీ స్టార్టింగ్లో ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యోగం ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాటు తర్వాత మహిళా సాధికారత కృషి చేసిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 2014 తెలంగాణ ఏర్పడి సీఎం కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్టిన 12వ రోజులోనే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో 33% రిజర్వేషన్ మహిళలకు బిల్లులు కల్పించే విధంగా చట్టాన్ని మహిళా అసెంబ్లీ బిల్ పాస్ చేపించి ఇక్కడ పంపించారు. ఇది మరియు ఓబీసీలో కూడా 33% రిజర్వేషన్ పెట్టి ఇవన్నీ కూడా గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారికి ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే 15 సెప్టెంబర్ లెటర్లు కూడా రాశారు. ఈ బిల్లు పెట్టాలనే ఆలోచన రాకముందే 2014లో మా కేసీఆర్ గారు ఈ 2 బిల్లులు తేవాలని ప్రయత్నం చేసిన గౌరవనీయుల కేసీఆర్ గారికే దక్కుతుంది. ఇది ఇంకా सर प्लीज कंक्लूड. మేడం మై పైలి బార్ బాత్ కరణ తోడా చేయండి. మహిళా బిల్ కోసం ఇంకా అనేక వర్గాల్లో కల్పించినప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం అవుతుంది. మహిళలే దేశాన్ని నడిపే నవశక్తులు. వారికి చట్టసభల్లో 33% కల్పించే హక్కు కల్పించాలని చెప్పేసి మా గౌరవనీయులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు కవిత గారిని ముందు తెలంగాణ ఉద్యమం సమయించే మహిళా సాధికారత చట్టసభను నడపమని చెప్తే మొన్న రీసెంట్లీ 8వ తారీఖు మార్చి ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం రోజు జంతర్ మంతర్ మీరు అందరూ కూడా వచ్చారు, ధర్నా చేశారు, మహిళా బిల్లు పెట్టాలని చెప్పేసి కవితమ్మ గారు కూడా చాలా ప్రయత్నం చేస్తే 18 పార్టీలు సపోర్ట్ చేశాయి. 47 పార్టీలకు 33% రిజర్వేషన్ కోసం సెప్టెంబర్ 5న లెటర్ రాశాయి. ఇవన్నీ 1 మినిట్ మేడం కంక్లూడ్ చేస్తాను. రానున్న ఎన్నికల్లో చట్టసభల్లో 33% మహిళా రిజర్వేషన్ ఎన్నికల్లోనే అమలు చేసి తీరాలని చెప్పేసి తక్షణమే అమలు చేయాలని చెప్పేసి దీనికి ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టాలని చెప్పేసి మీ అందరి ముందు కోరుకుంటూ దీంతో పాటు ఓబీసీ రిజర్వేషన్ కూడా పెడితే బాగుంటుంది, అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి కోరుకుంటూ తర్వాత ఇప్పుడున్న కంప్యూటర్ యుగంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ యుగంలో మనం చంద్రయాన్నే జయించినటువంటి మన దేశం చెప్పుకుంటాం, గొప్పగా చెప్పుకుంటాం, మనం నిజంగా సాధించాం, ఇది ప్రపంచ ఖ్యాతి గడించాం. ఇలాంటి రోజుల్లో కూడా గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు ఒకే ఒక్క రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభాను సకల జనుల సర్వే చేసి చూపించిన రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు. ఈ దేశంలో ఈ ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే ఈ సెన్సస్ ఒక్క రోజులో చేయొచ్చు, 2-3 నెలల్లో చేసి వచ్చే ఎలక్షన్లో ఖచ్చితంగా కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే ఈ మహిళా బిల్లుకు ఒక సార్థకత, ఈరోజు చేసిన దానికి ఒక మంచి ప్రోగ్రాంగా చూడొచ్చు. ఇంత చంద్రయాన్ జయించిన మనం చేయలేము, అందరికి ఒక ప్రెస్టేజ్గా తీసుకొని జయించి తెలంగాణ ఈ బిల్లుని మహిళలకు ఈ ఎలక్షన్లోనే చేస్తేనే ఈ బిల్లుకు ఒక సార్థకత, ఈ స్పెషల్ సెషన్కు ఒక ఉపయోగం ఉంటుంది తప్ప ఎలక్షన్ల స్టంట్కు మాత్రమే పనికొస్తుంది తప్ప నిజమైన మహిళల పట్ల సార్థకత పెట్టాలని చెప్పి श्रीमती पीटी उषा. श्री कंकड़मेला रवींद्र कुमार. Thank you, Deputy Chairman, Madam. I am thankful for giving this golden opportunity to take part in the decision being held on the historical legislation. Today, this House has taken up for its consideration and passing the Constitution 128th Amendment Bill 2023, which after passing will pave way
for reserving 1/3 of seats for women Lok Sabha state assemblies and legislative assembly for the national capital territory of Delhi. In the statement of objects, the reasons to the bill has been inter alia states that, however, the empowerment of women will require greater participation of women in the decision-making process, as they bring different perspective and enrich the quality of legislative debates and decision-making. Madam, whenever women empowerment is debated and discussed, one cannot forget the significant contribution made by our Telugu Desam Party founder, Sri Nandamuri Taraka Ramarao. Nandamuri Taraka Ramarao garu has fondly called as known and remembered as NTR, and way back in 1985 itself, through legislation in the state of Andhra Pradesh, gave women equal share in the paternal property. That bill gave daughters a share in the Hindu joint family property. It is treated the daughters as co-partners from the birth itself. This groundbreaking move set a precedent for the nation. NTR garu was a visionary leader, and that many states followed his steps and enacted law in their respective states and the center to give share in the properties to the daughter. Not only this enact, our leader Chandrababu Naidu has implemented reservation without there being any amendment for women in local bodies elections, both rural and urban areas. Our leader and former Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Chandrababu Naidu, has constantly demonstrated his commitment to women empowerment. Our leader has appointed woman Srimati Pratibha Bharati as the Speaker of Andhra Pradesh Assembly in 1999 itself. My learned colleague, Mr. Pilli Subhash Chandra Bosu, while addressing this on this bill, he made an allegation against Chandrababu Naidu garu that Chandrababu Naidu garu has addressed a letter to the government Chief Justice. Now OBCs shall not be appointed as a judges. It's a false allegation and misrepresented the House. During his tenure, he made several recommendations as the Chief Minister of Andhra Pradesh. During his tenure of 14 years, recommended several BC women and members as judges. Madam, the women reservation bill was first brought by the government led by H.D. Deve Gowda in the year 1996, after which it was given to commitment Sir, please committee conclude. headed by Mukherjee, Madam. Then Sri Atal Bihari Vajpayee made also sincere efforts, brought this bill in 1998, but it could not be passed. The bill, though brief in nature or new era in the life of our country, it will create a history by reserving such a number of seats for women legislature and Lok Sabha. This is a proud moment for this House. This bill has provision for women reservation through Article 330A and 332A under the constitutional amendment. Along with this, 1/3 seats have been reserved for women by giving vertical reservation in all these three categories. There are doubts in the minds of the people, some of the people, regarding coming into effect of this bill. Madam, it is earnest appeal to the government to make the bill a reality at the earliest. With these words, I extend the support the bill on behalf of my party, Telugu Desam Party. I urge the government to bring this bill into force at the earliest. Thank you, sir. Shri K.C. Venugopal. Thank you, Chairman, sir, 10 minutes. giving me an opportunity. And 10 minutes. 10 minutes, sir. Sir, thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to participate in this important legislation. It was a long journey. And from your party, you are the only man. Rest are women. Yes, go ahead. 1931 onwards, when Sarojini Naidu wrote a letter to the then British Prime Minister for equal power for men and women, this journey has been started, sir. Then, certainly, Balwant Rai ji, Indira ji, finally Rajiv ji on 1989 brought a great legislation of empowering women in local bodies.
what happened, actually, Naddaji spoke about very much about their claim about this bill. What happened, sir, 1989 when Rajiv ji introduced this Women Empowerment Bill of Local Bodies? Entire BJP gang opposed that bill. Who are all the stalwarts of BJP? I took the records from the Rajya Sabha secretariats. Who are the people who voted against that bill? Lal Krishna Advani, Atal Bihari Vajpayee, Jaswant Singh ji, Ram Jethmalani ji. All are opposed this bill. This is the record of the Rajya Sabha. Now you are the champion of this thing. Sir, of course, after that 2010, we brought the bill and passed the bill in Rajya Sabha. We passed the bill in Rajya Sabha. Unfortunately, we are not in a position to pass the bill in Lok Sabha. But you came in power in 2014. You have given promise to the people of India that we are going to bring women legislation bill, women reservation bill. Who stopped you, sir? From 2014 to 2023, 9 years, who stopped you to bringing this bill? I would like to know from the Honorable Prime Minister whether he is waited for this new building to introduce this bill. If there any Vastu issue was there in that building, is there? Otherwise, if there is a good muhurta is there for 2023 for this bill, you lost 9.5 years. Now you are telling we are going to implement this 2029. Census, delimitation, after that. Then where is the sincerity, sir? Sir, game-changing legislations, life-transforming legislation has to come from the heart of the rulers, not from the brain of the rulers, sir. Sir, we are witness not many life-transforming legislations. Manrega, right to information, right to food safety, and of course, land acquisition bill. That type of life-transforming bills we witness, that all come from the heart of the rulers. Sir, now this bill, at the end of the Lok Sabha period, when you brought this bill, this is not coming from the heart of the rulers. This is coming from the brain of the ruler. It is because of you have a political calculation to bring this bill. Why that political calculation come? It come after Karnataka election. Congress party strengthened entire women's folk of Karnataka through the guarantees, and we have implemented that guarantees. Entire women of Karnataka, you say, ask in Karnataka what they are talking about that. They are empowered. Women can be empowered through political empowerment or economical empowerment. Sir, which is the biggest economical empowerment legislation of this country? Manrega. 58% of the women are working in Manrega. Your Prime Minister told that. Prime Minister told that this is the memory of our corruption. Then he corrected that. And their COVID period, only one scheme benefited the poor people of the country. That is Manrega. Therefore, Manrega, then self-help group, 2011, UPF brought that, which Kerala started earlier, Kudumbasri, through Kudumbasri, which these are all the economical empowerment of women. But you, now, at the time of the Lok Sabha election, you brought this bill and you are telling we are the champions. You oppose the Rajiv Ji's bill. Now, sir, there are lot many bhashans about this bill. When is going to be implemented? We need a clear-cut answer, sir. When is it? Madadi told 2029. If it is going to happen in 2029, when the census will take place, when the delimitation process started, when it is going to be completed, when the women will get a representation as per this law. This has to be answered by the Honorable Prime Minister or the government, sir. Sir, here, Naddaji talked about a OBC reservation which happened in that house. I also heard about
I read some articles in this newspaper today that our Honorable Home Minister spoken about the Prime Minister of India has given his entire bank account to the employees. That's good. But you have to remember about that. The Iron Lady Indira Gandhi ji, the then Prime Minister of India, in the 1962 war, when the country is in a difficult period, she donated entire her jewelry to the National Defense Fund, Prime Minister Indira Gandhi. We are proud, sir. We had a leader like Indira Gandhi ji. Yes, she is talking about, they are talking about women empowerment. Who is the first Prime Minister, women Prime Minister? Who given the first woman Prime Minister? Who given the first woman President of India? Who is given the first Lok Sabha Speaker of the India? Who is given the first Governor of India? Who is given the first Party President of India? Yes. Everything is Congress, sir. Then they are trying to become the champions of these things. No, I'm not yielding. Sir, if you are going to do the census, Nadda ji talk about big, बहुत ज़्यादा बोल दिया OBC के लिए. Then why you are running away from caste census? Why you are running away from caste census? If you have a OBC pram, do the caste census and show the country. Why you are running from the caste census? You are talking. Yes, we are proudly saying out of our 4 chief ministers, 3 are from OBC community. Out of our 4 chief ministers, you are talking about Congress is. Therefore, then you have to understand. You have to understand, sir. Then these people are talking about women empowerment. My old fellow parliamentarians spoke about that. Unnao, Katwa, Manipur, sir, Hathras. Sir, I am also pained when I saw the video of women paraded naked in Manipur. When I went with Rahul Gandhi ji there, the women folk of Manipur crying before us. Our Prime Minister not even uttered a single word in 100 days. Then you are talking about women empowerment. You are talking about women empowerment. What women empowerment? What women empowerment? What women empowerment? Yes, everywhere, wherever, yes, there is no discrimination. I'm telling very clearly, sir. Sir, sir, one thing, they are talking about women empowerment. Beti Bachao, Beti Padao. Government only utilized 156 crores out of the budget, 848 crores. Shockingly, 80% of the fund allocated were spent on publicity for Beti Bachao and Beti Padhao. In 2023, the budget for Mission Shakti declined by 1.2%, which include your Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Women Helpline, Beti Bachao, Beti Padhao, other schemes. 30 seconds. You speak about women's safety, but why 30% Nirbhaya fund is unutilized? You are speaking about the women's security. Why Nirbhaya fund is unutilized? 30%. Give us the answer. Give us an answer, sir. Now the price of women. Now the women are crying, sir. LPG gas, 1,000 rupees. Tomato. And their price rise everywhere. People are fighting. Sir, I am concluding 1 minute only, sir. 1 minute only, sir. Derek Sir. O'Brien. Sir, 1 minute. Your time is over. One second. Honorable members, I have to go by the time available. I am so sorry. Okay, so from your party, we'll delete the rest. We'll adjust. Okay, go ahead. Sir, my point is that women are in a very great difficult situation in this country due to price rise. You are talking about empowerment of women. What is the LPG gas price? 1,000 rupees. 1,200.
Petrol diesel prices hiking, tomato prices hiking. Every word difficulty they are facing. On the other hand, their security is totally compromised. Therefore, on the other hand, you are telling at the end of the election period, they are bringing with legislation and they are telling that this is not going to happen. Therefore, we need only two assurances from this government, sir. One is this bill has to be implemented quickly, immediately. Then there should be an OBC reservation along with provision in this bill. These two major, we are supporting bill because this is the child of us. Therefore, basically we are supporting, very strongly we are supporting. No doubt about it. But for sir, if this bill is implementing only on 2029, what is the purpose of calling special session, sir? What is the use of special session? We can pass it in winter session. We can easily pass it in winter session. Wow. Sir, one more thing I have to tell, sir, you have to allow. When the parliament building, two major events happened in last 1 month. One is the inauguration of this parliament building. We are all expected, Honorable President and Honorable Vice President will be there. You are the custodian of this Rajya Sabha, sir. You are the chair. It is an insult to us, Rajya Sabha members. Our chairman is not there in that time. Our chairman is not there in that time. Our President of India is not there in that time. One second. Honorable members, we can't trade on deficiencies. We can't trade ignorance of others. Let me make it very clear. Vice President and the Honorable President have been accorded the highest respect in the country. Number one. Number two, one second, there has been no constitutional transgression. The position of the President and the Vice President or the Chairman has to be kept at the level as expected, and that was done. And that is what you have seen in last 3 days also. I would appeal to you as a member of the leading opposition party, you must do your homework, find out. It doesn't send a good message when you bring in the Honorable President also. Read the Constitution and you will find the role has been defined categorically. Leave it at that. Let's not get into that area. And I can assure you, your chairman, one second, your chairman will not allow anyone to denude his power. Thank you, sir. And therefore, there has been no denudation. There has been no decrease. Get over this perception. We believe in rule of law, in constitutionalism. Point out a single article of Constitution which according to you has been transgressed. We cannot lower the dignity of the Honorable President. The Honorable President has to come here under the Constitution. And let me tell you, honorable members, one second, take your seat. Honorable members, the first amendment of the Indian Constitution, please recall it. There was a provision by framers of the Constitution that the Honorable President will address every session of Parliament. That was the original prescription in the Constitution. And the amendment was once a year. Honorable President has to actually act in accord with the Constitution. The Constitution stipulates, no, don't reduce our position. Don't reduce our position, please. Understand and do it. Oh. Nasir, do you think Mr. K.C. Venugopal needs your support? Some of you rise to give support. Okay. Please conclude now. I'm winding up. Sir, my point is I am respecting your position. I am respecting, but the people of India expected President of India and your presence. That is what I mentioned. Sir, one more thing. One more thing, sir. They are now brought this bill and they are
trying to become the champion of this. They want to divert lot many issues. That is why one nation, one election. That is why this type of things have happened. We know that exactly. There was fine, but the sincerity. Can I ask a question, sir? They are, Naddaji talked about their political representation. Our parties also having representation women enough. Their party may be also. But who is controlling their party, sir? Rashtriya Swayam Sevak Sangh, isn't it? How many women in their RSS? How many women is in their RSS, sir? Sir, I am quoting a statement, sir. In 2010, the bill has been lost. In 2010, bill passed in Rajya Sabha and bill has to be failed to pass in Lok Sabha. Then member of parliament of Lok Sabha. Now the chief minister of Uttar Pradesh. There is a woman reservation at present at local levels. 1 second. How does this affect the domestic responsibilities like child care? 1 second. It should be assessed whether women quota does not affect these Venugopal. roles. 1 second. Therefore, their attitude is women for child care. Mr. Their attitude is Venugopal. women for child care. Mr. Venugopal, Sir, their nothing will attitude go is record. women for child care. Nothing will go on record. Sir, this There is is a point of I am order. quoting. Nothing will go on record. I am quoting, sir. There is a point of Mr. Venugopal. Mr. Venugopal. Nothing will go on record. Point of order is there. Please sit down. Sit down, all of you. इतने आराम से बात हो रही है. आपने अपनी बात कही. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. प्रेम से, स्माइल से, कंपोजर से सुनिए. सर. Yes, Mr. Yadav. What is your point of order? Yes, sir. सुनो ना. सर. Yes, I will ask. सर, वेणुगोपाल जी. No. 235. No, Mr. Yadav. 235. Mr. Yadav. 235. Your point of order. 235. 235. 235. सर, 235 रूल 2 है. कोई भी मेंबर को यह अधिकार नहीं है कि सदन में बैठे हुए किसी भी लोगों के ऊपर कोई आक्षेप लगाए. हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के ऊपर वेणुगोपाल जी बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं. हमारे को जिस संगठन के साथ जोड़ रहे हैं हमें उसका होने का गर्व है, लेकिन आरएसएस के साथ राष्ट्रीय सेविका समिति है, वहाँ 100% महिलाएं हैं जो राष्ट्रभक्ति का कार्य करती हैं. आप सुबह भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस वाले ठीक से ट्यूशन लेकर के बोला करें, बिना तरीके से ना बोला करें, बिना तथ्यों के ना बोला करें, बिना बात के ना बोला करें. Mr. Venugopal. I am talking about the RSS. Okay. Mr. Tiruchi Siva, under which rule? But it was read wrongly, sir. 235(2) says, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. Member was speaking, sir. He was obstructed only from that side. How can the point of order be pointed towards him, sir? Mr. 1 second. That's true. Please read 240. वैसे बताता हूं, कोई भी सदस्य इररिलेवेंट रूल को ना उठाएगा. तिरुचि शिवा ने ऐसा है. एक सेकंड कंक्लूड करने से बड़ा अच्छा लगता है. कुछ हंसे के फवारे भी होने चाहिए. और ये मिली भगत का मामला तो नहीं है. मिली भगत का मामला तो नहीं है. Now please conclude. Sir, just now I am speaking about the attitude of BJP leaders. I am quoting one word in Hindustan Times. That point of time, there is by a statement by the UP Chief Minister. Then now the UP Chief Minister. That point of MP, there is women's reservation at present at local level. How does this affect their domestic responsibilities like child care? It should be assessed whether women quota does not affect these roles. That means your attitude is women are for child care. Sir, my point is that
this bill we are going to support. The life transforming bills has to come from mind, heart. Our Prime Minister is telling he has put 54 inches chest. 56. If 56 inches chest is there, then what is stopping them to implement this bill in 2024? Sir, please correct yourself with heart. Thank you, sir. Jai Hind. Sri Derek O'Brien, 7 minutes. 10 minutes, sir. 7. 10. He has taken time of other members. Who? No, I say Mr. K.C. Venugopal. Sir, what are you doing? Are you making a mockery of this? What? Is something wrong with you? Sir, I've got 10 minutes of my party to speak. Sit down. I got 10 minutes of my party. Why are you doing this, sir? No, look here. I'm not giving. Just sit down and listen to me. It has become virtually your refrain. All India Trinamool Congress, Dola sent 10 minutes. Your total time is 24 minutes. Yes. You have 14 minutes left, 7 each. You can take all the 14 minutes. Sir. Please, sir. Please. Just 1 sec. Sir. Just hear me out, please. Yes. Just hear me out. 1 sec, sir. What is wrong? Just hear me out and then What is if wrong? I'm saying something wrong, you can just hear me out, Let's sir. first Please. talk on time. Sir, I'm talking only on time. How much time your party has? 24 minutes. How much has been used? 14 minutes. 10 by Dola Sen, 4 by Mausam Noor, Dola Sen. 24 minus 14 is 10. You accident. So what? How much time is left? 10 minutes. Okay, take 10 minutes. So I have not started and it's already 1:25. Doesn't matter. No, sir, Take just 10 minutes. Sir, please. 11:25, 10 minutes end. Okay. Go ahead. I support the women's reservation bill. But this government, when will this government know or learn that this is a parliamentary democracy and this is not an army commando operation? In an army commando operation, you need secrecy, you need surprise, you need stealth. In a parliamentary democracy, you don't. You need cooperation, you need sharing. Why do you bring this special session parliamentary bulletin, no agenda, the agenda will be added later? 2, why do you have an all-party meeting on Sunday and don't mention a word about this bill? Why do you have a cabinet meeting and this morning we are given 4 hours time to submit amendments? Sir, honestly, I appeal to them, such parliamentary democracy with such secrecy hurts a democracy. We know why it is being done. And the last 3 days, one man's story is being told. Fair enough. Today, I want to begin with a quote, which everyone can own today. Quote, "Sir, we want the women's bill to be introduced. We want nothing short of the women's bill. We want a specific date. We want an assurance that the women's bill is brought. This is a matter of shame that it hasn't been brought. We want a specific time frame." Unquote. This is very nice today. This was said by somebody in the Lok Sabha on the 14th of July, 1998. It was a woman MP. Today, she is the 3-time Chief Minister of Bengal. She is the founder chairperson of the Trinamool Congress. And sir, she has already got 40% of her women MPs already in the Lok Sabha. From 14th of July 1998, let this woman's story be told. In 2006, a 26-day hunger strike, no reservation, struggling and fighting for her rights as a woman. In 2014, setting a record because the bill didn't get passed. So what did she do? She gave 41% tickets in the Lok Sabha to women MPs. The BJP president, the first speaker, was saying this is the shortest way to bring women to parliament. No, sir, this is not the shortest way. You didn't need the bill. Bring them, show us
and bring them to parliament. I gave that. Now you come to the life of this woman. 2019, she sets a record. Not only does she give 40% women tickets, 39% women Lok Sabha MPs are already sitting in the Lok Sabha. Why do I say this? It is one thing to give the women tickets. It's another thing to make sure you give them tickets which are winnable. One man's story, sir, we've heard. One woman's story needs to be told today in this new parliament building. I'll tell you more. My last date, 2021, assembly elections in Bengal. The men came with money, with media, with muscle power, with misogyny, and mocked her. Didi, oh Didi. You even tried to smash and you broke her foot, smashed it to injure her. Yes, she gave you the answer truly like a woman. Softly, softly. Good. When I talk Continue. about Mr. Modi and Mr. Shah, I get under their skin, I know. Sir, the woman answered her how? The women didn't answer. The people of Bengal in India provided the answer. And after the election, what happened? The health minister of Bengal, the finance minister of Bengal, the land minister, the industry minister, the commerce ministry are all headed by women. You couldn't find one woman in your 16 chief ministers to make a chief minister, and you're coming and telling us what to do about women. Take some of our advice. Now we'll give you, like how we gave you in 1998, you're trying to implement in 2045 or whatever. Listen to two pieces of advice from us and take it in good spirit. Because women, at least my chairperson has a vision which I look up to. So here's one suggestion. If you're so keen, and now it's past 2 p.m. already, so nobody can submit any amendments, as we are all saying, the Congress party, the Trinamool, the DMK, the AAP, all of us, we, India, we are saying, bring this in 2024. So all you need to do to bring this in 2024 is remove 334A from your existing bill. Bring it, we'll start in 2024. Yes. If you're, one second, sir. If you're finding that difficult to do, here's another solution. At least try. 2024, an open challenge from my party. You bring 1/3 of women elected from your party and show us. Yeah. Bring and show us. I guarantee you, we will bring 1/3 of women with your bill, without your bill. Sir, some people have a sense of humor, and I'm sure we haven't lost our sense of humor here, because the joke going around is there's a typographical error in the bill, that actually it's 2024, should actually they meant 2034. Now, I don't know whether that's true or false, but I've got a second suggestion. It was very nice, sir, your idea this morning, of having ladies sit there for 15 minutes, 16 minutes, all through the day. So here's an idea which may not happen in 24, but think about it. It's coming to you from my party as a suggestion. Get everybody on board, have proper discussion on the subject, and then bring 1/3 women reservation also in Rajya Sabha. We will all support. It can't be done in a hurry, but bring it. Today you may think it's a crazy, zany idea, but no. This is possible, if not in the next 6 years, in the next 10 years. The question is, sir, for all the speeches we hear, is the BJP really serious about empowering women? Because all the struggles and oppression faced by women is not because of women. It's because of men and the outlook of men to women. I don't want to spend time
wasting my time on a former wrestling chief. Leave that. I'm quoting from the Hindustan Times. Quote, people in air-conditioned rooms in Delhi cannot decide public policy. This bill will drown the Indian political system if it goes through. If men develop feminine traits, they become gods. If women develop masculine traits, they become rakshas. Western ideas of women's liberation should be properly analyzed in the Indian context. Unquote. Said by who? I'll tell you who said it. You can build a new building, sir, but I request all of you to first change your mindset. This was said by the current Chief Minister of Uttar Pradesh. Sir, in conclusion, I'm happy I'm being allowed to conclude today. In the old house, at least, I wasn't allowed, but I'm happy. Sir, I wish to conclude by remembering my favorite woman of all time, my mother, who's no more. Ma would always tell me that, you know, Derek, this world is divided into only two kinds of people: the talkers and the doers. So some people will talk. 15 crore into your, 15 lakhs into your bank account, farmer income, triple, after demonetization, this will happen, after that will happen. There is one difference, sir. The talkers and the doers. There is only one difference. Because there are only two kinds of people. So there's a talker and there's a doer. There's a male Prime Minister of India. There's a simple woman who's the Chief Minister of Bengal. Thank you so much. Shri Derek O'Brien is called upon to authenticate two statements made by him. One, men came with money, and second, the allegation he has leveled by quoting the present Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Manas, during course of the day, Shri Manas Ranjan Mangraj authenticated. Thank you, Chairman, sir. Already Mr. Jairam Ramesh, Mr. Chidambaram is yet to do it. No. I support this bill. It has to be. मैं बिल को समर्थन करता हूं, सर. 1 second. No. मैं मेरा During course मातृभाषा of the उड़िया day, में बोलने के लिए चाहता हूं. the direction is very clear. No member. 1 second. Sit down. 1 second. 1 second. 1 second. समस्त क्षेत्र रे. 1 second, honorable member. 1 second. I had indicated very firmly, this is not a place to trade allegations. Every member has a right. Every member has a right to say anything. You will have to authenticate during course of the day. That's a directive. Shri Manas Ranjan Mangraj, take your seat. Manas Mangraj, no floor. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Sit down. You have to sit down. Don't force my hands. Sit down. You will have to comply the directive. No. If you level an allegation that Prime Minister of this country went to West Bengal with money, and you still want me to condone it, prove it. Shri Manas Ranjan Mangraj. Shri Manas Ranjan Mangraj. Do you want to take, please? Thank you, Chairman. Your time is 3 minutes. I support this bill. Please continue. मैं मेरा मातृभाषा उड़िया में बोलने के लिए चाहता हूं, सर. Yes. सर, बीजेडी सबुबेले साधारण जनजीवन तथा समाजर समस्त क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण दिगरे सर्वदा कार्य करि आसुछि. 1952 मसीह ओडिशार तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजु पट्टनायक एक ऐतिहासिक निष्पत्ति क्रमे
ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान मानकरे महिलांक पई 33% संरक्षण व्यवस्था करथिले। सर 2011 रे तांको पुओ तथा बीजेडी सभापति तथा मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान मानकरे महिलांक पई संरक्षण सीमा को 50% को वृद्धि करछंती। 2012 रे श्री नवीन पट्टनायक पौर संस्था म्युनिसिपालिटी एवं एनएसी एवं महानगर निगम रे महिलांक पई 50% संरक्षण व्यवस्था मध्य करिसंती। यह पुनर्बार महिला सशक्तिकरण एवं विशेषकर साधारण जीवन में सेमानकर अंशग्रहण पई बीजेडी रो प्रतिबद्धता को प्रतिपादन करुअछि। सर मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सबुबले विश्वास करती जे महिला सशक्तिकरण बिना कौनसी समाज राज्य किंबा राष्ट्रर विकास हो पारिब नाही। तेणु नवेम्बर 2018 मसीह मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में विजु जनता दल लोकसभा तथा राज्यसभा महिला मानकु 33% संरक्षण जोगाइबा ओडिशा विधानसभा रे सर्वसम्मतिक्रमे एक संकल्प पारित करथिले। सर डिसेम्बर 2018 मसीह मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक दलर वरिष्ठ नेता नेतृत्व में 22 जन बीजेडी प्रतिनिधि को 7टी जातीय दल समेत भारतर 22टी प्रमुख राजनीतिक दल निकट को पठाइथिले। एही प्रतिनिधि माने मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक तरफरु सही संपृक्त राजनीतिक दलर मुख्य मानकु भेटी दीर्घ दिनरू संसद में पड़ी रही महिला संरक्षण बिल को पास करने को सहमति जुटाइथिले। मैम लोकसभा निर्वाचन समय मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक लोकसभा निर्वाचन में दलर महिला प्रार्थी 33% संरक्षण व्यवस्था प्रदान करियछंती। 2019 लोकसभा निर्वाचन में बीजेडी द्वारा 7 जन महिला प्रार्थी रही जो 5 जन महिला प्रार्थी जीति एवं सेमाने आस्का भद्रक जाजपुर जगतसिंहपुर एवं केउंझर सांसद अछंती। मैम वयस्क महिला प्रार्थी भाव आस्कार सांसद श्रीमती प्रमिला विशोई एवं सर्वकनिष्ठ सांसद भाव केन्दुझर श्रीमती चंद्राणी मुर्मू रही। मैडम मान्यवर मुख्यमंत्री दीर्घ वर्ष धरी संसद में महिला संरक्षण बिल पारित होगा निश्चित करने को यही लंबा युद्ध लड़ी आसुअछंती। संसद में महिला संरक्षण बिल पास करने को बीजेडी सांसद माने बारंबार दाबी उठाई आसुअछंती। मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक विभिन्न प्लाटफर्म रे एकाधिक चिठी एवं दाबी माध्यम क्रमागत भाव में महिला संरक्षण बिल पास कर आवश्यकता संक्रांत बुझाई आसी। संसद में पारित होगापी महिला संरक्षण बिल आने को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक एक बड़ विजय। आपका समय कारण महिला संरक्षण बिल पास निश्चित करने को श्री पट्टनायक दीर्घ दिन संग्राम जारी रखिंट। मैम 1 मिनिट यह ओडिशा एवं भारत महिला मानी एक विजय। महिला संरक्षण बिल को संसद में पारित करने विजु जनता दल निरंतर प्रयास एक विजय अटे। यह आउ एक सुजोग जितेबाला मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयास ओडिशा तथा देश में महिला माने बृहत सशक्तिकरण सुफल पाइबा जाउछंती। थैंक यू मैडम। अच्छा श्री रायगा कृष्णया। Thank you, Chairman, Madam, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the 128 Constitution Amendment Bill. This is welcome, long overdue and much awaited. I would like to take this moment to highlight the issue of pertaining to the bill at hand. Affirmative action, gender first. In this country, there is two discrimination. One gender discrimination, second one is caste discrimination. By introducing this women bill, gender discrimination gradually calmed down. But there is a caste discrimination. But because to remove the caste discrimination, women bill, in this women bill, I want to suggest to the central government, this House, August House, to provide sub-quota to OBC women also. If BC women are not represented in this women bill, the women bill will not meaningful. We supported this demand for reservation women
as they have least political representation. But BC women are still underrepresented. Why this? There is no idea for proposal for giving them sub-quota. If technically sub-quota not possible, introduce the BC bill. It is clear that all political parties have soft spot for BCs. Moreover, the general representation of BC men is also very low, that is 15% below. Out of there, even after 75 years, it was not done to the justice to the backward classes. It is a democratic country which should give share to all castes and social groups according to their population. Then there will be a unity, integrity, peace in this country. For that, it is wrong not to give due share to BCs. It is time to give BC constitutional rights and share. In 75 years democracy, 56% population of BCs has 15% in the political sphere and 16% in employment sphere, 1% in industrial sector, 5% in private jobs. Represent the need for BCs to give share according to the population. We request BCs are not given share according to their population, all sectors, there would be a rebellion in the country in not higher 20% to 2%, higher judiciary. But it is just not enough giving a few schemes per welfare of backward classes and providing reservation BCs in education and employment. Real development of BC come only when they get political power. This is possible only when the seats are reserved for BCs. Indian Constitution has been amended 120 times, but it has not been amended even once for political power. Social setup of our country is fundamentally built on caste system. Unless all castes are get their due share in political power, country cannot become a real democratic republic. Reservation of political seats provide gateway to power to BCs. Power gives them respect, confidence, acceptance, and remove social disparity. Power to BC allows them to bring forth the difficulties, problems, miseries of backward classes, notice of the country at large, enable the rulers to take right steps for their development. The present socio-economic political setup of our society is designed against the interest of backward classes. To change the present setup, it is essential to give due share to OBC in legislative bodies. Political power has become a right to property. Those people who are ruling and inherited their own successive माननीय generation. सदस्य प्लीज कंक्लूड But आपका now in टाइम India, democracy is आपका going समय हो on, रहा है। social change process has begun. But BC is constituted bulk of the productive workforce in India, where it is agriculture sector or industrial sector or service sector. It is desirable to make their participation in law-making bodies, it is meaningful. Madam, I am fighting for हो the गया। 50 years for backward classes. आपका समय हो Kindly गया give माननीय 5 सदस्य minutes. In any egalitarian society, power should be shared equally to all the sections of the society. When we talk power, it means economic power, political power, and social cultural status in our society. There is almost monopoly all these three types of power माननीय held by the सदस्य higher समय caste. हो गया आपका समय हो गया प्लीज कंक्लूड Just 1 minute. I will. Even after 75 years of independence, India has no separate BC ministry department. We have no reservation in private sector Next speaker, regarding सुश्री including- कविता पाटीदार आपका समय हो गया We माननीय have no सदस्य reservation in higher judiciary. सुश्री including कविता Supreme Court, पाटीदार High Court. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्लीज उपसभापति बैठिए महोदय। सदस्य आपका समय हो गया आपका समय हो गया सुश्री कविता पाटीदार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बात करने के लिए आप सभी के बीच में खड़ी हुई हूं।
सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करती हूं, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के इस पर्व गणेश आराधना के समय महिला बिल को लाने का सदन में काम किया है। माननीय महोदय, जब आज देश दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे समय सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज मैं इतिहास की तरफ देखूं तो रानी लक्ष्मीबाई की बात कहूं या कल्पना चावला की, या वर्तमान में आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हमारी महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व का वर्णन कर लूं, हम जानते हैं कि हमारा देश महिला के सामर्थ्य और शक्ति का साक्षी रहा है। ये दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है, वो झुक जाए तो सीता है और अड़ जाए तो चंडी काली है। देश की ऐसे सशक्त नारी की चिंता कर देश के चिंतन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। हमने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी देखा है, जिसके माध्यम से संसार को नारी के अस्तित्व की आवश्यकता का संदेश दिया गया है। एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ संस्कार। ये हमारे संस्कार ही है कि हमारे भारत देश को भी हम भारत माता कहकर पुकारते हैं, और इसी माँ भारती के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के सामर्थ्य की उपयोग करने के लिए ये बिल माननीय मोदी जी के द्वारा इस सदन में लाया गया है। माननीय सभापति महोदया, पिछले विगत 9 वर्षों से केंद्र की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ महिलाओं के आगे अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं, अपितु उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास भी किया है। उज्ज्वला योजना हो, मातृ वंदना योजना हो, शौचालय निर्माण की बात करूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कहूं, महिला सशक्तिकरण, इन सभी योजनाओं के माध्यम से महिला के अधिकारों में वृद्धि के संकल्प को पूरा किया। हम सिर्फ राजनीति के लिए या वोट के लिए महिलाओं का नाम नहीं लेते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को इस सदन में कहती हूं कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हमारी बहन बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान देकर उसके समाधान का प्रयास किया है। पिछले 9 वर्षों से भारत में जिस प्रकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, उसका परिणाम आज नजर भी आने लगा है। आज हम देख रहे हैं कि भारत में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में लड़कियों की भागीदारी आज 43% है। आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आज बेटियों का जन्म उत्सव बना है। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को पूरे देश ने सहारा है। वहीं 1 करोड़ 25 लाख, अब तो 1 करोड़ 30 लाख बहनें जो लाडली बहनें की योजना से आज मध्य प्रदेश में सशक्त हो रही है। और मध्य प्रदेश में जो वंदन की बात बार बार यहाँ आ रही है, हम तो हर कार्यक्रम की शुरुआत ही बेटियों के पूजन के साथ, उनकी वंदना के साथ हम लोग करते हैं। कल इस सदन में ओबीसी की भी बात कही थी। मैं भी ओबीसी की वर्ग से ही आती हूं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, इतने सालों तक सत्ता में रहकर उनको ओबीसी की चिंता क्यों नहीं हुई? आज तक उन्होंने कभी कदम क्यों नहीं उठाए? एक तरफ वो ओबीसी का नाम लेकर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देकर मन से पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात कही है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदया, पूर्व में भी इस प्रकार का बिल राज्यसभा में आया था और लोकसभा में पारित नहीं हो सका। 4 साल तक उसको लंबित करने का काम किया गया है। और हम तो ये जानते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का दृढ़ शक्ति के साथ इस सदन में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने। मैं हृदय से उनको धन्यवाद देती हूं कि वर्षों से लंबित इस बिल को इस सदन में उन्होंने पेश किया। जैसे ही यह बिल पारित होता है, देश की लोकसभा व देश की सभी राज्यों की विधानसभा में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी, और साथ ही SC व ST वर्ग के लिए जितनी भी सीट आरक्षित है उसमें से भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। इतिहास को बदलने वाला यह बिल न सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करेगा, अपितु इस महिला के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहती हूँ कि संवेदना और ममता की प्रतिपूर्ति नारी के नेतृत्व में निर्णयों में भी संवेदना का समावेश होगा। आज जैसे हम कुछ युक्ति बोलते हैं कि हर पुरुष की प्रगति के पीछे नारी का हाथ होता है,
इस सदन में मुझे ये बोलते बहुत गर्व है कि हम सब बहनों की प्रगति के पीछे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ताकतवर साथ है, जो पूरे देश की बहनों से ये कह रहा है कि नहीं वक्त सोने का अब है, जाग उठो भारत नारी, गया शांति का वक्त, आज बनकर चलो आग की चिंगारी, बनकर सीता के समान वध रावण का करवाना है, आज कटारी बांध कमर में स्वयं युद्ध में जाना है, भाव भीरुता का तजकर तुम करो शेर की सवारी, नहीं वक्त सोने का अब है, जाग उठो भारत नारी, जाग उठो भारत नारी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने एक निर्णायक एजेंडा निर्धारित किया और यह खोखले वादों के विपरीत आज एक स्पष्ट वास्तविकता बन गई है। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री जी को इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती महुआ माझी। Thank you, Honorable Vice Chairperson, ma'am. Women Reservation Bill, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलने से पहले मैं राजा राम मोहन रॉय और विद्यासागर को नमन करना चाहूँगी। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन रॉय के लिए, विद्यासागर के लिए, वरना हम भी शायद सती प्रथा, बाल विवाह के शिकार हो जाते। मैं अपने स्टेट झारखंड की उन वीर नेत्रियों को भी नमन करना चाहूँगी, जोहार करना चाहूँगी आज के दिन। सिंगी दई, कैली दई, फूलो झानो, जिनका नाम इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं है पुरुषों की तरह, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता का मिसाल कायम किया। आज बहुत सारी नारी, उनकी हिम्मत से उनको बल मिलता है और राजनीति में महिलाएं आगे आती हैं। हमारे संविधान के निर्माण में भी 15 विदुषी महिलाओं का हाथ था, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। हमारे झारखंड में खेल के क्षेत्र में सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति, असुंता लकड़ा, झानू हाजदा जैसी तमाम महिलाएं हैं जो झारू, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे झारखंड और इस देश का नाम रोशन किया, उन्हें भी आज नमन करती हूँ मैं। हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने, जो हमारे देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने नशाबंदी की 1971 में, उन्हें पता था कि अगर पुरुष नशा नहीं छोड़ेंगे तो महिलाओं पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार होगा, वो अपने परिवार को नहीं देखेंगे। मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने पिछली सरकारों में जो महिलाएं ट्रैफिकिंग की शिकार होती थी, उन्होंने बल दिया, आत्मसम्मान के साथ अपने स्टेट में रोजगार देने के लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की, चाहे वह पलाश ब्रांड हो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, या फिर फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, पोटो हो, खेल योजना हो, तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से उन्होंने किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे झारखंड के विधानसभा में 12.35% महिलाएं हैं, जो कि दूसरे राज्यों से ज़्यादा है, कई राज्यों से, जैसे हरियाणा में 10% है, गुजरात में 7.14% है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में 9.13 है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि ये आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और मैं लेकिन चाहूँगी कि ST, SC, OBC महिलाओं के लिए भी उसमें आरक्षण हो और तत्काल आरक्षण हो, 2024 में हो, इस पर पुनर्विचार किया जाए, न कि जनगणना और परिसीमन के लिए हमें 2029 के बाद तक का इंतजार करना पड़े। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में ये बात कही थी कि महिला रिजर्वेशन बिल आने वाला है, इतनी खुशी की लहर दौड़ गई। चूंकि मैं झारखंड में माननीय सदस्य कंक्लूड कीजिए, आपका समय समाप्त हो गया। और मैं अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही हूं, तो पहाड़ों से, जंगलों से, दुर्गम इलाकों से महिलाओं का फोन आने लगा कि मैडम हम लोग 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, माननीय सदस्य, हमें आपका लड़ना समय है समाप्त MPMLA हुआ, इलेक्शन। कंक्लूड कीजिए लेकिन जब प्लीज। पता चला कि ये 2029 के बाद आएगा तो मायूसी छा गई थी। मैं अनुरोध करूंगी सरकार से कि वो इस पर पुनर्विचार करे धन्यवाद माननीय और ST, OBC रिजर्वेशन करे और 2024 में ही इसे लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। मैडम, कितना समय है? उसी अनुसार बोलेंगे। 1 मिनट। 1 घंटा? 1 मिनट। 3 मिनट। थैंक यू सो मच चेयरपर्सन।
सबसे पहले मैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगी। 75 साल बीत गए पर उनकी आवाज़ अभी भी गूंजती है, उनके शब्द अभी भी हमारे कानों में गूंजते हैं। Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. मैम, हमारी जो इतिहास है महिलाओं का, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चर्चा हुई थी कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। वहाँ पे जो 15 महिला सदस्य भी थी, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इक्वालिटी विल बी द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक ऐसा विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया जहाँ पे महिलाओं को इक्वालिटी और समानता का समानता की जिंदगी दी। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि 75 साल में जो महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए थी, स्टेट असेंबलीज हों या केंद्र में हों, वो हमें मिली नहीं। इस वजह से आज हम इस रिजर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। आज अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये लड़ाई हमारी जो शुरू हुई है, इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं तो ये एक ऐतिहासिक पल मानती हूँ कि मुझे इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस बिल का समर्थन हमारी पार्टी कर रही है। पर हमारे साथ दो दिक्कतें हैं जो मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो 9.5 साल बाद 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में वादा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, पर वो आरक्षण को आते आते 9.5 साल लगे। जेपी नड्डा जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा दिस इज द ओनली वे वी कैन गिव रिजर्वेशन। मैं कहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, दिस इज नॉट द ओनली वे वी कैन गेट रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। 2010 का बिल ले आइए। 2010 का बिल लागू होता अगले लोकसभा इलेक्शन से। आप 73rd और 74th अमेंडमेंट देख लीजिए, वो फ्यूचर डेट के नहीं थे, वो इमीडिएटली इंप्लीमेंटेबल थे। पूरी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना होगा जो आने वाले 7 साल बाद लागू होगा। तो ये महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है, मैं मानती हूं उनको एक झुंझुना दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं, पर आरक्षण के साथ हम कंडीशन भी रख रहे हैं। दरवाजा तो खोल रहे हैं, पर 7.5 साल तक आपको उसमें एंट्री नहीं देंगे, ये कह रहे हैं साथ में। मैं पूछना चाहती हूं, क्या आपको रोक रहा है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आपको रोक रहा है इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन से? तो दुख इस बात का होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, पूरी तरीके से जो आज मिठाई बांटते और खुशी होती है हम सब महिलाओं में, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। प्लीज माननीय सदस्य, मैं बस आपका समय समाप्त हो गया। जी जी मैम, एक मिनट में खत्म कर दूंगी। आप लोगों से ज्यादा समय नहीं मांगूंगी, ना उम्मीद है। बस जाते जाते एक चीज कहूंगी कि जो 2010 का बिल था, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में आप भी सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं। जितना लोकसभा में उन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में नहीं है। माननीय तो सदस्य, उधर भी आपका समय लागू होना समाप्त हो चाहिए। गया। बस इसी बात को कहते हुए मैं इसको वेलकम करती हूं, मैं इसको सपोर्ट करती हूं, और एक ऐसा ऐतिहासिक दिन हम रचने जा रहे हैं, उसको मैं आप सभी का, जिनने सपोर्ट किया है, आभार व्यक्त करूंगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी। उपसभापति महोदय, मैं संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। किसी संसद ने आज से कुछ वर्ष पूर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था, और आज महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू करने के लिए संविधान का ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है, जिस पर आज ये चर्चा हो रही है। उपसभापति महोदय, जिससे मेरे पूर्व लोगों ने बताया कि इसके पहले भी 4 बार प्रयास किया जा चुका है संविधान में संशोधन करने हेतु, और ये 5वां प्रयास है। इसके पहले 2 बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय प्रयास हुआ, एक बार देवगौड़ा जी के समय में प्रयास हुआ, एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय प्रयास हुआ, परंतु चारों प्रयास विफल हो गए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके प्रयास से कल लोकसभा में सर्वसम्मति से लगभग पारित हो गया और आज विधानसभा से ये पारित होने जा रहा है। उपसभापति महोदय, इसके पहले ये 4 बार क्यों नहीं पारित हो पाया? मैं यहाँ बैठे लोगों को इतिहास थोड़ा बताना चाहूँगा कि 1998 में जब अटल जी की सरकार के दौरान ये बिल सदन में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्री सुरेंद्र यादव, उन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया और सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा और वो बिल कभी पारित नहीं हो पाया। इतना ही नहीं सभापति महोदय कि जब 6 मई 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जा रहा था तो सदन का माहौल क्या था? हंसराज भारद्वाज उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन पर कोई हमला न करे उनको बचाने के लिए वो पहली पंक्ति में नहीं बैठे, वो सेकंड रो में बैठे और उनके बगल में 2 महिला सांसदों को बैठाया गया, सुश्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा, और जो बीच का रास्ता जो आइल है दैट वाज गार्डेड बाय रेणुका चौधरी, जयंती नटराजन एंड अलका बलराम क्षत्रिय। और हंसराज भारद्वाज जैसे ही खड़े हुए पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमपी थे अबू असीम काजमी, वो छीनने के लिए दौड़ पड़े, रेणुका चौधरी कूद पड़ी। इसी कंफ्यूजन में जल्दबाजी में हंसराज भारद्वाज ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया और पीएस कुरियन जो से प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने तुरंत उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। तो सभापति महोदय, ये हाल था कि किस माहौल में, इतना ही नहीं, जब स्टैंडिंग कमेटी से बिल स्वीकृत होकर जब आया और सदन के अंदर 8 मार्च 2010 को पेश किया गया तो समाजवादी पार्टी के नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर ये सभापति अंसारी की मेज पर चढ़ गए। नंद किशोर ने माइक को उखाड़ कर फेंक दिया, आरजेडी के राजनीति प्रसाद ने विधेयक की प्रति फाड़ दी, सभापति की कुर्सी पर फेंक दिया। समाजवादी पार्टी के वीरपाल यादव, एलजेपी के साबिर अली, आरजेडी के सुभाष यादव, एजाज अली, उन्हें बोलने दीजिए, 7 लोगों को सदस्य बोलने दीजिए, निलंबित कर दिया गया। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि 4 बार जो बिल पारित करने का जो प्रयास हुआ वो क्यों नहीं वो बिल क्यों नहीं पारित हो पाया, ये सदन को जानना आवश्यक है। और उपसभापति महोदय, ये हंगामा प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो और उसे योजनाबद्ध तरीके से एक और दिखाया जा रहा है कि हम बिल के समर्थन में लिप सर्विस और दूसरी ओर सहयोगी दल के सांसदों को उकसाकर बिल में भेजकर हंगामा करवाया गया ताकि वो बिल पास न हो सके। इसलिए सभापति महोदय, ये जो कहा जा रहा है, मैं सदन को ये बताना चाहूंगा कि निशाना ओबीसी आरक्षण नहीं था, निशाना था कि इस बिल को पारित मत होने दो, क्योंकि अगर ये बिल पारित हो गया तो बहुत सारे लोगों की अगले बार चुनाव लड़ने का उनका अवसर खत्म हो जाएगा। और इसलिए प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से, प्रायोजित तरीके से और इस बिल का विरोध किया गया। सभापति महोदय, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, मैं उनको इतिहास बताना चाहूंगा कि पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ये पंडित नेहरू के समय में बना था। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट 1955 में आई, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि जब फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया, उसको क्यों लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, काका कालेलकर कमीशन के बाद 10 साल तक, 15 साल तक कोई कमीशन गठित नहीं किया गया। और सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बना? जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी प्रधानमंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में शामिल थे, तो 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता, वो बना। 31 दिसंबर 1980 को
रिपोर्ट सबमिट हो गई। किसकी सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और सती महोदय, 1980 से लेकर 1989 तक कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 9 साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं लागू किया? क्यों उसको ठंडे बस्ते में डाल कर रख दिया? और 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, तब पहली बार इस देश के अंदर सती महोदय इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। सती महोदय, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जाति के लिए जो कमीशन बना, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया सती महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में एसटी कमीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। इतना ही नहीं सती महोदय, ये जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक श्री बीके हांडी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे पिछड़े वर्ग के, जो कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसीज के चेयरमैन थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2012 में, 2013 में, 2015 में, और हर रिपोर्ट में बीके हांडिक ने यह रेकमेंड किया कि पिछड़े वर्गों का आयोग बनना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, परंतु आपने नहीं दिया। और गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी ने जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। SC/ST कमीशन को जो अधिकार है, वो सारे अधिकार ओबीसी कमीशन को दिए गए। The backward classes commission has all the power of civil court to summon and enforce the attendance, production of documents, evidence on affidavit. और सती महोदय, EWS को 10% आरक्षण पहली बार किसने दिया? नरसिंहा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नरसिंहा राव जी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक 4 लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और कहा कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दे रहे हैं। सती महोदय, जब इंदिरा सावनी का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और मैं जानना चाहता हूं इस सदन में बैठे कांग्रेस के लोगों से, जब EWS का जो आरक्षण था, वो जब 25 सितंबर 1991 को जब खारिज कर दिया, तो 10 साल तक आपने EWS को आरक्षण क्यों नहीं दिया? और किसने फिर आरक्षण दिया EWS को? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ सती महोदय, जो लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी लागू कर दो। कल मैं भाषण सुन रहा था लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं का, कहते कि 24 में लागू कर दो, तत्काल लागू कर दो। तो आप क्या चाहते हैं कि EWS के आरक्षण को जिस तरह से 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कि आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को भी इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे? सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और उन्होंने जब 103rd अमेंडमेंट किया EWS आरक्षण के लिए, तो आर्टिकल 15 और 16 में एक नया सब सेक्शन 6 जोड़ा गया, जो कहता है, आप कंक्लूड कीजिए, समय समाप्त हो रहा है। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically and weaker section of citizens other than. सती महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, इसलिए हम सोच समझकर कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, सेंसस के फिगर आएंगे और तब 2029 में लागू करेंगे। अगर जल्दबाजी में लागू कर दिया सती महोदय, तो कल कोई पीएल में चला जाएगा, यही लोग पीएल में किसी को खड़ा कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट इस महिला आरक्षण विधेयक को खारिज कर देगा। लेकिन जिस तरह से EWS आरक्षण को हमने खारिज नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, मुझे पूरा विश्वास है सती महोदय, आप शांत रहे, बोलने दीजिए। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल में इन लोगों ने कभी ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख से ज्यादा ओबीसी के बच्चे
वो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, मिलिट्री स्कूल में वो दाखिला ले पाए हैं। इतना ही नहीं सोती महोदय, इतना ही नहीं सोती महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर। प्लीज 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 शांत रहे। माननीय सदस्य, आप शांत रहिए, शांत रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वो सब जा रहे हैं, शांत रहिए, शांत रहिए। में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। डिपार्टमेंट को और यूनिट माना जाएगा। वो जा चुके हैं। हमने विश्वविद्यालय को यूनिट माननीय सदस्य वो जा चुके हैं। आरक्षण देने का शांत काम रहिए। किया। सती महोदय, प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र किन लोगों ने नहीं लगने दिया? बाबा साहब अंबेडकर के मरने के कितने वर्षों के बाद सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगा। 34 साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न किसके कार्य से मिला, किसके कार्यकाल में मिला? सवती महोदय और सवती महोदय, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग प्लीज आप शांत रहिए, उनकी अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत रहिए। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा सवती महोदय कि राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, आप शांत रहिए, शांत रहिए। थे, उन्होंने मंडल कमीशन का और विरोध किया। सवती महोदय, 6 सितंबर Honorable members, please take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I request you to take your seat. I will. Jaji, take your seat. I'll listen to my announcement. Listen to my announcement. Please, please. Pramod Tiwari ji, please. This is a matter, as a collective wisdom of the House, will be thoroughly investigated. I will leave no stone unturned for it. And probe it, and not only probe it, one second. I realize the sensitive nature of it. I realize the reaction of very seasoned members. And it is a matter neither of this side or that side. It's a matter for all of us. We cannot allow any intrusion except by the honorable members. And one second, I'll hear you on this. I will discuss with the members, the leaders, have it thoroughly probed, objectively probed, so that we reach a level whereby we have some kind of SOP for it. I can assure the House, given the high intellect of the House, that you will agree with me. We cannot react. We have to resolve. We have to be resolute. We have to find a way out. If something has gone wrong, we have to put it in correctional groove. And I therefore appeal, Pramod ji, but you are showing your back to me. You can't show back to the chairman. So, and reactions that have come from Jayaji, very well meaning that it is a matter to be probed. It's a matter, one second, please listen to Jayaji. On this day, women's reservation, let us give. So ma'am, before that, सर ये बहुत give us light, give us enlightenment. नहीं सर, मैं तो जो अभी इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर कहना चाहती हूँ। हाँ, उसी पर हूँ मैं। हाँ, सर इस बात को मैं इस हाउस में नहीं लाना चाहती थी। कल बात ऐसी हुई,
वो अच्छी तरह से निभ गई जब आपने कहा कि गैलरी में बच्चियां बैठी हुई हैं। फिर उसके बाद आपने मेरे करियर के बारे में बात किया और निर्मला जी ने भी बात किया। मैंने उस बात को आगे छेड़ा नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। परसों के दिन और कल मैं जितने बार बाहर गई घर जाने के लिए, लंच हो या जो भी ब्रेक हो, ग्रुप्स ऑफ विमेन वेर कमिंग और उन्होंने सबने मुझसे कहा हम आपके फैन हैं मगर हम बीजेपी सपोर्टर हैं। आई एम सॉरी सर, आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग दिस इनटू द हाउस, बट आफ्टर व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ आई एम फोर्स्ड टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। देखिए, आपको जितना चिल्लाना है आप चिल्ला लीजिए, जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए। जो रियलिटी है उसको देखिए, प्रियंका, जो रियलिटी है उसको देखिए। नो प्रमोद तिवारी जी, जया जी, I have taken note of it. सर, ये पूरा परिसर आपके अधीन है। पूरा परिसर, पूरा कैंपस आपके अधीन है जो राज्यसभा का है। हम सुनियोजित ढंग से देख रहे हैं। इसमें ये पता लगाना चाहिए कि किसकी रिकमेंडेशन पर, किस सदस्य की रिकमेंडेशन पर ये आए थे जो आए थे। तो उस सदस्य के खिलाफ, एक मिनट पूरा कर दूं मैं, उस सदस्य के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। दूसरी बात सर, ये सदन को क्या कर लिया गया है, आपके परिसर को ग्रुप में हम जाते हैं, बाहर देखते हैं, कहते साहब हम आपके साथ नहीं, लेकिन हम इस वार्ड से आए हैं, हम इस एरिया से आए। तो भाजपा सुनियोजित ढंग से राज्यसभा की मर्यादा का हनन कर रही है, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। So, Honorable, Mr. सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ओबीसी विरोधी रही है और उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ कि 6 सितंबर 1990 को जब इसी सदन के अंदर 193 में डिस्कशन ऑन मंडल कमीशन लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी, तो उसमें तत्कालीन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राजीव गांधी, उनका मैं भाषण को कोट कर रहा हूँ और मंडल कमीशन पर कह रहे हैं राजीव गांधी, टू मी इट इज ब्रेकिंग ऑफ माई कंट्री, ब्रेक ऑफ माई कंट्री may not be important to you. You have taken country to the edge of caste war. It is Raja Sahib, yani VP Singh, who's trying to divide our country on caste and religion. The Congress cannot stand by and watch this nation being divided for the political convenience of one individual. Why are you dividing the country? इतना ही नहीं सोती महोदय, ये भी कहा राजीव गांधी ने, हेस्टी डिसीजन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, द कंट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, दिस विल कॉम्प्रोमाइज द गोल ऑफ कास्टलेस सोसाइटी एंड प्रमोट कास्टिज्म, गवर्नमेंट सीक्स टू बेनिफिट द प्रिविलेज्ड अमंग बैकवर्ड कास्ट, they seek to exclude the backward Muslims, Christians and Sikhs from the reservation benefits. Mandal Commission has many constraints. It is based on flawed understanding of the social system. The Mandal Commission report should not be implemented in toto. ये राजीव गांधी कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू न किया जाए. The Mandal Commission report is not scientific, not technically sophisticated, and is not even academically sound. Caste cannot be sole definer of backwardness. जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछड़ा विरोधी हैं, उनका चरित्र क्या रहा सभापति महोदय, और मैं ऑथेंटिकेट उनकी स्पीच को सदन के अंदर आप कहेंगे तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ. इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको भी आप कहेंगे मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ. ये देश के मुख्यमंत्रियों को एक प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा था और पत्र लिख रहे हैं, मैं उसकी 4 लाइन पढ़ रहा हूँ. माय डियर चीफ मिनिस्टर्स, they SC and ST, they deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything, but if you go in for reservation on communal and caste basis, we swamp the bright and able people and remain second-rate or third-rate.
और ये कौन थे सती महोदय लिखने वाले, मैं आगे एक लाइन और पढ़ना चाहूँगा। It has amazed me to learn that even promotion are based sometimes on commoner and caste consideration. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी ने 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ने का काम किया है। Put it on the table of the house. जी, मैं तैयार हूँ रखने के लिए। सती महोदय, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं उन लोगों से कल ये पूछना चाहता हूँ कि जो 2010 में जब आपने बिल पेश किया था संसद के अंदर, तो आपने क्या उसके अंदर प्रावधान किया था? आपने उस समय ओबीसी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? जब 76 और 77 अमेंडमेंट जो पंचायत और नगर निकाय के अंदर SC ST के रिजर्वेशन के लिए जो बिल आया, उसमें आपने, और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, उसमें आपने ओबीसी आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया? उपसभापति महोदय, ओबीसी आरक्षण तो बहाना था, महिला बिल रोकना ये असली निशाना था। हर एक को ये डर था कि हमारी सीट का क्या होगा। सती महोदय, कल अमित शाह जी ने भी लोकसभा में बताया कि संविधान 3 प्रकार की श्रेणी का ही इजाजत देता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जनरल, और इन्हीं 3 के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। हम किसी नई श्रेणी को नहीं दे रहे। लोकसभा और विधानसभा में कभी भी ओबीसी आरक्षण नहीं रहा है। जब महात्मा गांधी अमर अनशन पर बैठे थे पूना पैक्ट के लिए, वो भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा था। पिछले करीब 90-100 साल में जब भी आरक्षण मिला है SC और ST को लोकसभा और विधानसभा में, कभी भी ओबीसी को लोकसभा और विधानसभा में कभी आरक्षण नहीं दिया गया। सती महोदय, बिना आरक्षण के भी आज बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं। मैं अपने राज्य बिहार का उदाहरण देना चाहूंगा। 40 MPs हैं बिहार के, जिसमें 19 MPs ओबीसी समाज के हैं। ये तो बिना आरक्षण के कि 19 MP बिना आरक्षण के जीत कर आते। और सती महोदय, कल अगर आरक्षण लागू हो गया तो जिन सीटों पर आज हम ओबीसी पुरुष को टिकट दे रहे हैं, तो वहां तो महिला को टिकट देंगे, वहां तो पुरुष को टिकट नहीं देंगे, महिला ओबीसी महिला को हम टिकट देंगे। प्लीज कंक्लूड। जी कंक्लूड। 2-3 मिनट और सर। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, और मैं एक चीज और आग्रह करना चाहूंगा। Your other speakers will lose time. कि झारखंड के अंदर बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत का चुनाव करा दिया गया। जहां पर कांग्रेस के 4 MLA हैं, आरजेडी के 1 MLA हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, कभी आपने पूछा वहां के मुख्यमंत्री से कि पंचायत के इलेक्शन आपने बिना ओबीसी आरक्षण दिए कैसे करा दिया? लोकल बॉडीज का इलेक्शन वो इसलिए रुका हुआ है कि आज तक उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया है। समिति महोदय, मोदी जी की सरकार में 76 मंत्री हैं, जिसमें 26 ओबीसी हैं। ये कुल 35% ठहरता है, जो एक रिकॉर्ड है। और जो लोग कहते हैं कि ओबीसी विरोधी, उनको मैं इतना ही बता दूं, इसके पहले 2 प्रधानमंत्री बने ओबीसी समुदाय से, श्री HD देवगौड़ा और श्री चौधरी चरण सिंह। लेकिन उन दोनों को, देवगौड़ा 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह तो संसद का मुंह भी देख नहीं पाए। किसने उनकी सरकार को गिराया? कांग्रेस ने उनकी सरकार को गिराने का काम किया। और देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में पहली बार 75 साल में कोई पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महोदय, इन लोगों ने सीताराम केसरी के साथ, जो एक समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? उनको नीच कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको दौड़ा कर बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। सती महोदय, 2015 में सती महोदय 2015 में जब राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने ऑनरेबल मेंबर गए, सुशील जी, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील जी, मिस्टर सुशील कुमार जी, प्लीज। Honorable member, I have already directed you to put that document
on the table of the House. Now what you have stated, carrying facts which are being disputed, you will authenticate them. Yes, मैं करूँगा सर. And do it during course of the day. During course of the day. और सती महोदय, जो लोग जातीय गणना की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, चिदम्बरम साहब अभी सदन में नहीं है, मैं कोट करना चाहूंगा 7th May 2010 when चिदम्बरम साहब वाज होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने क्या कहा सती महोदय? चिदम्बरम साहब ने संसद में जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा तो चिदम्बरम को मैं कोट कर रहा हूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस as a matter of policy, the question relating to caste other than scheduled caste and the scheduled tribe was not included. Caste was not included in the last census of 2001. चिदम्बरम साहब का ये बयान है कि एज ए पॉलिसी, और मैं उसका डॉक्यूमेंट जो उनके स्पीच का पार्ट है, और उन्होंने कहा आज़ादी के बाद नीतिगत तौर पर SC/ST के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं आपने कास्ट सेंसस करा लिया 2010 में? क्यों सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराना पड़ा? क्यों नहीं सेंसस एक्ट के तहत आपने करवाया? और चिदम्बरम ने यह भी कहा RGI का मत था कि जनगणना के साथ जातीय गणना कराने में अनेक लॉजिस्टिक और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं और इसे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। और यूपीए सरकार ने जनगणना 2011 के साथ कास्ट सेंसस की मांग को अस्वीकार कर दिया था। conclude. 2 मिनट और सकते। और सती महोदय, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, जिसमें 5,000 करोड़ खर्च हुए, उसमें पता है सदन को कितनी जातियां दर्ज हुई? 46 लाख, जबकि देश में 1931 के अनुसार देयर आर ओनली 4147 कास्ट, लेकिन 46 लाख कास्ट पर इन्यूमरेटेड इन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसलिए सती महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी हैं जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। जो उन्होंने कहा वो करके दिखलाया, और इसलिए फूलो देवी नेतम नहीं कर सकता था जो उन्होंने महिलाओं को 33% का जो श्रीमती फूलो देवी नेतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी के ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 है और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया है। महोदय, महिला आरक्षण इस बिल ये विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना था। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन विधेयक हमारे राजीव गांधी जी लेकर आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया, जिसके चलते आज देश में 15 लाख महिलाएं चुनी हुई महिला नेत्री हैं। आदरणीय महोदय, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित करवाया। उसके बाद विपक्ष में रहते हुए सामने वाले लोग आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके चलते लोकसभा में ये प्रस्तुत नहीं हो पाया। महोदय, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि हम विपक्ष में हैं, ये महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं की बात की, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की,
महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की, 9 साल बाद महिला आरक्षण बिल सरकार ने सुध ली है। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी टाइम है, विपक्ष पूरे आपके साथ है। आज इस बिल का समर्थन देने के लिए हम खड़े हुए हैं। सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर से आती हूँ और घोर नक्सली क्षेत्र से आती हूँ। कहीं ना कहीं मैं पंचायती राज से जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में और विधायक से लेकर आज राज्यसभा के इस सफर के दौर में यहाँ पे आई हुई हूँ। ये पंचायती राज की बदौलत, ये राजीव गांधी जी के देन है। ये हमारे